Okay. Hello. Hi guys. Good evening. Hi guys. Good evening. Good evening. कैसे हो आप लोग सब? 2 दिन हो गए यार, बहुत 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 मिस किया आप लोगों को रिवाइज कराने का ये चैप्टर। भाई बताऊं तो इतनी इतना मतलब ये हो रहा था कि कब मेरे बच्चों को पढ़ाऊं, बहुत बच्चे रुके थे यार। बट क्या बताऊं कि इंटरनेट कनेक्शन ऐसी धज्जियां उड़ गई थी यार, कनेक्टिविटी नहीं थी, तो उसके वजह से आपसे लाइव नहीं आ पाया। सो बस अब क्या है, बस आप और हम पढ़ना है आज। आज तो एकदम धांसू चीज होने वाली है। आज सीए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट दोनों एक साथ रिवाइज करेंगे, क्योंकि यार फाइनल वाले बच्चे भी मिस कर रहे थे, इंटर वाले बच्चे भी मिस कर रहे थे। तो हमने सोचा कि दोनों को मिलके एक ही साथ एक ही बार में एक कॉमन टॉपिक पढ़ा दिया जाए। तो आज जो ये लेक्चर है, ध्यान से सुनिएगा। आज का जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट, ठीक है ना। सो ये सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए भी, सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए भी है। ये दोनों के लिए है ये लेक्चर, करेक्ट है ना। और ये दोनों के लिए जो लेक्चर है, तो इसके लिए सर आज हमने टॉपिक कौन सा चुना है? तो टॉपिक आज जो हमने चुना है, ये एकदम ही धांसू टॉपिक है, एकदम ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो जो टॉपिक है, वो टॉपिक कौन सा है मेरा बच्चा? तो ये टॉपिक है कौन सा? कंपनी ऑडिट। अब देखिए भाई, सीए इंटरमीडिएट वालों का चैप्टर वाइज सीरीज एक अलग चालू है, फाइनल वालों का एक अलग चैप्टर वाइज सीरीज चालू है, जिसमें अपना फाइनल वालों के लिए बेसिक वाला मामला शुरू करा था अपन ने। वो इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर पे हम लोग रुके थे। तो अब तुम समझने की कोशिश करिएगा कि दोनों बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, फाइनल वाले भी और इंटर वाले भी। तो मुझे दोनों को आज तो मिलना था और दोनों को आज पढ़ाना है, ठीक है ना। तो बस भाई, आज तो मैंने बोल दिया कि आज अपन ने ना ऐसा टॉपिक उठाना है कि अपन दोनों बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी फिर जो क्लासेस अगले जो चैप्टर्स होंगे, फाइनल वालों के और इंटर वालों के जो कैसे चैप्टर्स होंगे, वो मैं आज आपको लेक्चर के एंड में आपको बता दूंगा कि अपना अगला सेशन कैसा होगा। करेक्ट है एकदम, यस। तो अब फटाफट हम लोग शुरू कर सकते हैं क्या? चलिए। सो आई कैन सी नाउ 426। आज तो एकदम गजब माहौल माहौल बनने वाला है, गजब ऑडियंस है आज की। तो 400 प्लस अपने पास ऑडियंस अब भी फटाफट आ चुकी है 8:30 को। तो अब फटाफट मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में बता के कि बस आप आ गए हो, आपको पता है कि आप आ गए हो। ये कैसे बताना है मुझे? आपका अटेंडेंस मार्क कर दीजिए लाइक का बटन दबा के, और आपके कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि सर स्टार्ट कर दीजिए, बस फिर जय माता दी शुरुआत कर देंगे। बोलो, सब लोग रेडी हो गए क्या? कंफर्टेबल हो गए क्या? एकदम आराम से फटाफट रेडी हो जाओ फिर, क्योंकि आज अपने को जो पढ़ना है टॉपिक, भाई एकदम गजब, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मुझे तो बहुत मजा आता है यार, ये मेरा सबसे फेवरेट है, ये टॉपिक सबसे फेवरेट है। और ये आपका भी फेवरेट बना दूंगा मैं, ठीक है ना। तो यस दोस्तों, लेट अस रॉक नाउ। चलो, सो एवरीवन इज देयर नाउ। सब बच्चों के एकदम दनादन कमेंट आ चुके हैं कि सर रॉक कर दीजिए। और फिर बस ये हम लोग शुरू कर देते हैं दोस्तों। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही धांसू चैप्टर की, जिसका नाम है कंपनी ऑडिट। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई, चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, करेक्ट है ना। मतलब बेहिसाब इसके अंदर कंटेंट हम लोग को पढ़ना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक बच्चे से, एकदम मन लगा के इस चैप्टर को आप सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बातें रिवाइज करेंगे, और हुआ तो कुछ केस स्टडीज भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ओके ना। तो लेट्स स्टार्ट, ओके। सो अब मैं फटाफट कुछ बातें करता हूं आपके साथ। तो जैसे हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं, एकदम आराम से मन लगा के फटाफट ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अबाउट, सेक्शन नंबर, ओके। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अबाउट सेक्शन नंबर 141, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 141 ध्यान में रखिएगा, ये बात करता है अबाउट, सबसे पहले ये बात करता है अबाउट क्वालिफिकेशन, ये बात करता है अबाउट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। फिर नहीं, सबसे पहले ये बात करता है, यस, सबसे पहले ये बात करता है अबाउट एलिजिबिलिटी। सेकंड ये बात करता है अबाउट क्वालिफिकेशन, करेक्ट है।
एंड थर्ड ये बात करता है अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। सो मेरा बच्चा समझने की कोशिश करने का, एकदम आराम से मन लगा के। यहां पे हम लोग बात करते हैं, ये है सबसेक्शन 1, ये है सबसेक्शन 2 और ये है सबसेक्शन 3। तो सेक्शन नंबर 141 के तीन सबसेक्शंस हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, करेक्ट एकदम। ओके, सो हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, अभी फटाफट ध्यान से सुनिएगा। हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी? The chartered accountant who is a person who is a chartered accountant is eligible to act as the auditor of the company. उसका क्वालिफिकेशन क्या है मेरा बच्चा? इसका क्वालिफिकेशन क्या है? उसका क्वालिफिकेशन ये है कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया। सही जा रहे हैं अपन एकदम? यस। तो ही शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी व्हाट? प्रैक्टिसिंग वेयर? इन इंडिया, करेक्ट है एकदम? यस। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट फर्म। यहां पे ये हमने बात कर ली इंडिविजुअल की, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? फर्म। तो फर्म के केस में क्या हो जाएगा सर? फर्म के केस में हम लोग बात करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, ध्यान में रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, क्या बोलते हैं हम लोग? मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्लस practicing in India. Majority of the partners should be chartered accountants and practicing in India. एकदम सही है, एकदम आसान है, परफेक्ट एकदम। अब हम लोग बात करते हैं, we talk about the entire list of what? Disqualifications। अब जो हम लोग को एकदम मन लगा के एकदम अंदर तक जाना है इसके, तो हम लोग बेटा बात करते हैं अबाउट व्हाट? द एंटायर लिस्ट ऑफ व्हाट? डिस्क्वालिफिकेशंस। किसकी बात करेंगे अभी अपन? पूरा एंड टू एंड चर्चा करेंगे अबाउट व्हाट? द डिस्क्वालिफिकेशंस। यहां तक अपने को कोई डिफिकल्टी है क्या? नहीं सर। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट में अभी एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के पढ़ेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट में हम लोग एक एक पॉइंट की बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं? हु इज डिस्क्वालिफाइड। आप भी बोलते रहना, मेरे साथ साथ रिवाइज कराते रहना। डिस्क्वालिफिकेशन में हम लोग बात करते हैं हु इज डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो बॉडी कॉर्पोरेट। हु इज डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी? बॉडी कॉर्पोरेट, बट उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को क्या देखना है? अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर है एकदम बात? डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 1 क्या कहता है? बॉडी कॉर्पोरेट इज व्हाट? डिस्क्वालिफाइड अदर देन एलएलपी। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि बॉडी कॉर्पोरेट ये यहां पे डिस्क्वालिफाइड है अदर देन एलएलपी। मतलब जो एलएलपी है, ये एलएलपी क्या है मेरा बच्चा? ये एलएलपी क्वालिफाइड है, एलएलपी ये डिस्क्वालिफाइड नहीं है, करेक्ट है एकदम? यस सर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हम लोग किसकी बात करते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट होने के बाद, चलिए फटाफट बताते जाइए। बॉडी कॉर्पोरेट के बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। किसकी बात करते हैं हम लोग? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एक अगर कंपनी है, उस कंपनी का ऑफिसर, उसी कंपनी का एम्प्लॉय, ये है कंपनी, इस कंपनी का ऑफिसर, इस कंपनी का एम्प्लॉय उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। एकदम आसान है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करते हैं, वो हम लोग क्या कहते हैं? तो यहां पे हम लोग बात करते हैं पार्टनर और एम्प्लॉय। किसकी बात करते हैं हम लोग? पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मतलब ये ऑफिसर का पार्टनर या ये ऑफिसर का एम्प्लॉय, ये ऑफिसर का पार्टनर या ये ऑफिसर का एम्प्लॉय, या तो हम लोग क्या कहते हैं? इस बोलो, इस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, क्या कहना है अपने को? इस एम्प्लॉय का पार्टनर या इस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, ये लोग भी क्या नहीं कर सकते? ये लोग भी ऑडिट नहीं कर सकते। एकदम आसान है बात? यस सर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट रिवीजन करना है सारे कॉन्सेप्ट्स का, एकदम मन लगा के। सारी बातें जो अपन ने क्लासेस में करी है, चाहे आप किसी से भी पढ़े हो, जिन्होंने भी क्लासेस करी है या सेल्फ स्टडी करा है, ये सारी बातें आपको रिकॉल कराने का आज अपन ने ये जिम्मा उठाया है। सो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सेकेंड पॉइंट अपन बात कर रहे हैं ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। थर्ड पॉइंट अपन क्या कहते हैं? उसी ऑफिसर का पार्टनर या एम्प्लॉय या उसी एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय, ये भी क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अब फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन है, जो है डिस्क्वालिफिकेशन नंबर, ध्यान से सुनिएगा, 7। कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन की? 6। डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 6, एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा। ये पढ़ने के बाद, सेकंड और थर्ड पढ़ने के बाद अपने को डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 6 पे जाना बहुत 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 जरूरी है। और वो डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 6 क्या कहता है? अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन दी, ये और पढ़ना बहुत जरूरी है, और is in employment of the company as a director और की मैनेजरियल पर्सन, तो वो भी क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। मतलब अब तुम समझने की कोशिश करिएगा, यहां पे कंपनी के ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या हो रहा था
यहां पे कंपनी के अंदर, एकदम आराम से ध्यान से सुनना, यहां पे कंपनी के अंदर वो ऑफिसर खुद, वो एम्प्लॉय खुद, वो कंपनी के अंदर काम कर रहे, उस कंपनी के अंदर वो ऑफिसर खुद, वो एम्प्लॉय खुद काम कर रहे, करेक्ट है ना? या उस ऑफिसर का या एम्प्लॉय का, मतलब कंपनी के ऑफिसर का, कंपनी के एम्प्लॉय का कोई भी पार्टनर या कोई भी एम्प्लॉय, वो भी क्या हो जाता है, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, करेक्ट है ना? एकदम बात, यहां तक कोई डिफिकल्टी है अपने को नहीं। अब जो अपना जो सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन है, अब जो अपना सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन नंबर एफ लिखता हूं, मतलब अपना सीक्वेंस में चलेगा। डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 6 क्या कहता है कि भाई ये जो कंपनी है ना, ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी के अंदर कोई एक व्यक्ति है, ये कंपनी के अंदर कोई एक व्यक्ति है, ये कंपनी के अंदर कोई एक व्यक्ति है, समझो मेरी बात को, ये जो कंपनी के अंदर व्यक्ति है ना, ये सीए नहीं है, समझो बात को, ये डिस्क्वालिफाइड व्यक्ति जो है ना, यहां पे ये सीए था, 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 और ये उस कंपनी के बी और सी में क्या बोल रहा हूं, वहां पे वो उस कंपनी में ऑफिसर या एम्प्लॉय या पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय, ये लोग क्या थे, वो लोग उस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। आई बात समझ में आपको? वेरी गुड, एकदम सही बात है। अब तुम समझो मेरी बात को बच्चा, यहां पे ये लोग बाहर है, ये जो सीए है ना, यहां पे ये सीए अंदर था, ये सीए अंदर था, कंपनी का ऑफिसर था, कंपनी का एम्प्लॉय है, बट ये जो सीए है ना, ये कंपनी के अंदर नहीं है, ये कंपनी के बाहर है, ये सीए जो है ये कंपनी के बाहर है। तो सर कंपनी के अंदर कौन है? अरे सर कंपनी के अंदर कौन है फिर? तो मेरा बच्चा कंपनी के अंदर, कंपनी के अंदर ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति है, कंपनी के अंदर एक व्यक्ति है। कौन है वो व्यक्ति? ये व्यक्ति आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो व्यक्ति है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये व्यक्ति जो है, ये कौन है? ये है एक तो कंपनी का डायरेक्टर। ये कौन है? कंपनी का डायरेक्टर। या तो वो एम्प्लॉयड है, वो एम्प्लॉयड है, बट एम्प्लॉयड कैसे? वो एम्प्लॉयड है एज अ डायरेक्टर और एम्प्लॉयड है एज अ की मैनेजरियल पर्सन। आई बात समझ में आपको? तो ये कोई दूसरा व्यक्ति है, पर फिर ये सर सीए कौन है? ये जो सीए है ना, ये सीए उस व्यक्ति का रिश्तेदार है। वो सीए कौन है? वो सीए कौन है? वो सीए उस व्यक्ति का रिश्तेदार है। समझ रहे बात को? वो सीए कौन है? वो उस व्यक्ति का रिश्तेदार है। वो सीए कौन है? उस व्यक्ति का रिश्तेदार है। तो इसीलिए ये सीए क्या हो जाता है? इसीलिए ये सीए डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। इसका मतलब हम लोग फिर से वो प्रोविजन को पढ़ते हैं, हम लोग फिर से उस प्रोविजन को पढ़ते हैं, और वो प्रोविजन क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन, मतलब अ पर्सन कौन? सीए, बराबर के नहीं? वो इस पर्सन, अ पर्सन हुज रिलेटिव, ये व्यक्ति कौन है यहाँ पे? ये व्यक्ति कौन है यहाँ पे? रिलेटिव है, बराबर कि नहीं? अ पर्सन हुज रिलेटिव, मतलब ये जो डायरेक्टर है ना, ये इस व्यक्ति का, ये जो डायरेक्टर है, ये इस व्यक्ति का कौन है भाई? ये सीए का रिलेटिव है, ये सीए का रिलेटिव है। और वो अगर रिश्तेदार अगर अपने कंपनी का डायरेक्टर है, या वो नौकरी कर रहा है एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन, तो उस घड़ी उस समय वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, बराबर? यस, ओके। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन। कम ऑन, डिस्क्वालिफिकेशन नंबर डी क्या कहता है? अ पर्सन हु इज एलिजिबल, बराबर के नहीं? चार्टर्ड अकाउंटेंट, बराबर। और क्या कहता है? और हिज पार्टनर, बराबर के नहीं? और हिज पार्टनर। और क्या कहते हैं? और हिज रिलेटिव, बराबर के नहीं? सो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्वालिफिकेशन नंबर डी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो क्वालिफाइड है, बराबर, या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव, अगर वो नीचे दिए गए 3 हरकतों में से 1, 2 एंड 3, बराबर के नहीं, इन 3 हरकतों में से कोई भी एक हरकत कर लेता है, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, करेक्ट ना? तो क्या कहता है उसके अंदर? सो डिस्क्वालिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि होल्डिंग 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 एनी एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, बराबर के नहीं? बट यहां पे बच्चों समझने की कोशिश करिएगा, यहां पे एक कैच है, यहां पे रिलेटिव को एग्जेम्पशन दिया गया है, रिलेटिव इज एग्जेम्प्टेड, सो रिलेटिव कैन होल्ड अप टू फेस वैल्यू ऑफ ₹1,00,000, रिलेटिव कैन होल्ड अप टू फेस वैल्यू ऑफ ₹1,00,000। एकदम आसान है, करेक्ट है एकदम? यस सर। यहां पे मुझे बताइए कि अगर
यहां पे अपना ये एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर चला गया, या रिलेटिव ने ये लिमिट क्रॉस कर ली, 1 लाख का लिमिट रिलेटिव ने क्रॉस कर लिया। सो करेक्टिव एक्शन कितने दिनों में लेना है, फटाफट बताइए मुझे। अगर रुपीस 1 लाख के ऊपर चला गया तो करेक्टिव एक्शन कितने दिनों में? सो करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन, करेक्टिव एक्शन विद इन हाउ मेनी डेज? करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज, 60 डेज, 80 डेज, 90 डेज, 100 डेज, कितना डेज? सो करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन विद इन हाउ मेनी डेज? सो करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन विद इन 60 डेज। ओके, सो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? फर्स्ट, होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट। सिर्फ यहां पे छुटकारा किसको दिया गया है? यहां पे छुटकारा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दिया गया है रिलेटिव को, और रिलेटिव होल्ड कर सकता है अप टू फेस वैल्यू ऑफ रुपीस 1 लाख। अगर वो 1 लाख के ऊपर चला गया तो करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन विद इन 60 डेज। सेकंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं वो किसके बारे में है? सेकंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं indebted टू द कंपनी। किसकी बात करते हैं? indebted टू द कंपनी इन एक्सेस ऑफ रुपीस 5 lakhs, इन एक्सेस ऑफ रुपीस व्हाट? 5 lakhs। सो अगर indebted है तो इन एक्सेस ऑफ रुपीस 5 लाख, तो क्या हो जाएगा? वहां पे हम लोग डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, करेक्ट है ना? ये डायरेक्ट इंडेप्टनेस है। फिर अगर अपन ने इनडायरेक्ट इंडेप्टनेस, क्या सिंपल भाषा में क्या लिखता हूं मैं यहां पे? इनडायरेक्ट इंडेप्टनेस, इनडायरेक्ट इंडेप्टनेस की अगर बात करें इन एक्सेस ऑफ रुपीस 1 लाख की अगर बात करें, इन एक्सेस ऑफ रुपीस 1 लाख की बात करें, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। क्लियर है एकदम बात? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नहीं है सर, एकदम आसान है सर। सो यहां पे इन एक्सेस ऑफ इंडेप्टेड इन एक्सेस ऑफ रुपीस 5 लाख, इनडायरेक्ट इंडेप्टनेस इन एक्सेस ऑफ रुपीस 1 लाख। सर इनडायरेक्ट इंडेप्टनेस मतलब क्या है? कि गिवन एनी गारंटी और एनी सिक्योरिटी, गिवन एनी गारंटी और सिक्योरिटी, तो उसको हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट इंडेप्टनेस। एकदम सही है, सही है। यहां पे जब हम लोग बात करते हैं कि सर ये सारा का सारा जो मामला है ये किससे रिलेटेड रहेगा, सो ध्यान में रखना ये किससे रिलेटेड रहेगा। तो यहां पे हम लोग को देखना है कि चाहे आप होल्डिंग और होल्डिंग यानी सिक्योरिटी, इंडेप्टनेस या इनडायरेक्ट इंडेप्टनेस कहां कहां लगेगा? कंपनी बराबर उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, बराबर जो अपना कंपनी अंडर क्वेश्चन है वो कंपनी में आप होल्ड नहीं कर सकते, उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी, या तो होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी। आई बात समझ में आपको? सो कहां कहां आप वो होल्ड नहीं कर सकते हो बताइए मुझे। वो ग्रुप ऑफ कंपनीज कौन सी है? ग्रुप कंपनीज कौन सी है जिसके लिए ये क्लॉज एप्लीकेबल होता है? तो ग्रुप कंपनीज कौन सी है? कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। क्लियर है एकदम बात? परफेक्ट है। तो यहां पे ये समरी बन गया अपना किससे रिलेटेड? यहां पे ये हो गया अपना फोर्थ डिस्क्वालिफिकेशन। क्लियर है एकदम बात? यस। तो लेट्स गो अहेड देन। अब आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन किसके बारे में बात करते हैं? सो नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं हैविंग व्हाट? बिजनेस रिलेशनशिप। किसके बारे में बात करेंगे अपन अभी? हैविंग व्हाट? बिजनेस रिलेशनशिप। चाहे वो डायरेक्टली हो या चाहे वो इनडायरेक्टली हो, आप बिजनेस रिलेशनशिप होल्ड नहीं कर सकते। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, बिजनेस रिलेशनशिप आप किसके साथ होल्ड नहीं कर सकते? तो आप होल्ड नहीं कर सकते कंपनी, आप होल्ड नहीं कर सकते उनके होल्डिंग कंपनी के साथ, उनकी एसोसिएट कंपनी के साथ, उनकी एसोसिएट कंपनी के साथ, इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के साथ, एंड फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंड सब्सिडरी के साथ, एंड नेक्स्ट अपन बात करते हैं सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, बराबर कि नहीं? सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। एंड यहां पे फिर हम लोग को एक ऐड करना है, यहां पे हम लोग को एक ऐड करना है, ध्यान देना है कि यहां पे ये सब्सिडरी भी आती है भैया, यहां पे ये सब्सिडरी भी आती है, ये आपने इग्नोर करना नहीं है। तो इन लोगों के साथ मेरा बच्चा ध्यान दीजिएगा, इन लोगों के साथ आप बिजनेस रिलेशनशिप नहीं कर सकते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आई बात समझ में आपको? इन लोगों के साथ आप बिजनेस रिलेशनशिप नहीं कर सकते हो। डिफरेंस क्या है ऊपर के डी वाले पॉइंट में और यहां के ई वाले पॉइंट में? देखिए यहां पे एसोसिएट की सब्सिडरी मौजूद नहीं है, ये अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? यस सर। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट बिजनेस रिलेशनशिप में यहां पे हम लोग कहते हैं कि यहां पे कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं बिजनेस रिलेशनशिप में। सर हमें यहां पे कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, वो एक्सेप्शंस क्या है? नंबर 1,
वो एक्सेप्शंस क्या है? आप अगर उन कंपनी को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप उन्हें प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको एक्सेप्शन मिलता है वहां पे, मतलब आप डिस्क्वालीफाई ऑब्वियसली नहीं होंगे। सेकंड, अगर आप उनके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो एट व्हाट, एट द आर्म्स लेंथ प्राइस, बराबर के नहीं, आर्म्स लेंथ प्राइस पे कर रहे हो, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द इट इज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इनके साथ अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, बिजनेस रिलेशनशिप है, तो एक्सेप्शंस क्या क्या मिलते हैं? सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग व्हाट प्रोफेशनल सर्विसेज एट द इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड एट द आर्म्स लेंथ प्राइस, तो यहां पे आप एक्सेप्शंस आपको मिलता है, आप अभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं होते हो। परफेक्ट है एकदम बात, यस सर। उसके बाद अपना सिक्स्थ वाला पॉइंट तो हो चुका है, अब अपन बात करते हैं सेवेंथ वाले पॉइंट की। तो सेवेंथ वाला पॉइंट अपना आता है कौन सा? जी वाला पॉइंट। वो क्या कहता है? सेवेंथ वाला पॉइंट क्या कहता है? अ पर्सन, ध्यान से सुनिएगा, सेवेंथ वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने लिए, एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे क्या कहता है? अ पर्सन, इसके अंदर सेवेंथ वाले पॉइंट में अपने को दो पॉइंट्स, दो हिस्से पढ़ने हैं अपने को। सो क्या कहता है? अ पर्सन who is in full time employment, full time employment elsewhere, अगर वो फुल टाइम नौकरी कर रहा है कहीं, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा वहां पे? तो ऑब्वियसली वो अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, और प्रैक्टिस नहीं कर सकता है तो उसी केस में क्या हो जाएगा? उसी केस में ऑब्वियस सी बात है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। सो इफ ही इज फुल टाइम एम्प्लॉयड एल्सवेयर, तो उस समय पे ही विल बी व्हाट? डिस्क्वालिफाइड। परफेक्ट एकदम, यस सर। फिर सेकंड अपन यहां पे क्या कहते हैं? तो यहां पे हम लोग बात करते हैं अबाउट सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स। किसकी बात करते हैं हम लोग यहां पे? सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स। तो सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स में हम लोग क्या कहते हैं? तो पॉइंट नंबर 1, सीलिंग कितना है? 20। ये अपने को कैसा देखना है? ये सीलिंग अपने को देखना है पर पर्सन। आई बात समझ में अपने को? ये कब देखना है? एज ऑन दी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एज ऑन दी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अपने को कब देखना है इसको? एज ऑन दी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। सो 20 कंपनीज का सीलिंग लगा हुआ है, ये सीलिंग अपने को देखना है पर पर्सन, एंड इट इज टू बी सीन एज ऑन दी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। इसका मतलब 21st कंपनी के लिए आप उस कंपनी के ऑडिटर के तौर पे आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हो। सही बात है एकदम, यस सर। सो यहां पे 20 में कुछ सर एक्सेप्शन दिया गया है, यहां पे इस कंपनी को एक्सेप्शन दिया गया है। वो एक्सेप्शन क्या है बता पाओगे? सो वो एक्सेप्शन कंपनीज कौन से? वन पर्सन कंपनी। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं डोरमेंट कंपनी। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन सी? वन पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी। देन वी टॉक अबाउट इज दी योर फेवरेट स्मॉल कंपनी एंड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ पेड अप शेयर कैपिटल, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़। आई बात समझ में आपको? सो यहां पे ये अपने को एक्सेप्शन मिलता है। एक्सेप्शन किसको किसको मिलता है? एक्सेप्शन किसे किसे मिलता है? वन पर्सन कंपनी, बोलिए, वन पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सही बात है ना? तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पे कहीं पे भी आपको सेक्शन 8 कंपनी दिखता है क्या? नहीं। तो इमोशनल होके जब एमसीक्यूज आते हैं और उसमें कुछ सेक्शन 8 अगर आ गया है तो जबरदस्ती आप इमोशनल ना हो जाए। करेक्ट है ना? सो ये एक्सेप्शन मिला गया है इनको। सही है एकदम बात, यस सर। बट ये एक्सेप्शन मिला गया है, बट फिर भी हम लोग इन कंपनीज को इंक्लूड करेंगे इफ दे डू नॉट इंक्लूड, इफ दे, चलिए, इंक्लूड इफ दे डू नॉट कंप्लाई विथ, बोलो, विथ सेक्शन नंबर 92 एंड सेक्शन नंबर 137। इन कंपनीज को आप शामिल कर दीजिए आपके 20 के सीलिंग में, अगर ये सेक्शन नंबर 92 और सेक्शन नंबर 137 को कंप्लाई नहीं करते हैं तो। आई बात समझ में? एक्सेप्शन मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं? एक्सेप्शन नहीं लिखेंगे यहां पे, हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? सर इन कंपनीज को एक्सक्लूड कर दीजिएगा 20 के सीलिंग में, बराबर क्या नहीं? बट सर आपने इसको एक्सक्लूड कर दिया है, तो सर इन्हें इंक्लूड करेंगे क्या? हाँ, इंक्लूड करेंगे इफ दे डू नॉट कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 92 एंड सेक्शन नंबर 137। सही बात है एकदम, यस। तो ये मेरा बच्चा बात हो गया डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 7 का, जिसके अंदर दो डिस्क्वालिफिकेशन है। आई बात समझ में आपको? यस सर।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं एट्थ डिस्क्वालिफिकेशन। एट डिस्क्वालिफिकेशन क्या कहते हैं, यहां पे ध्यान से सुनना, अ पर्सन हु इज कॉन्विक्टेड, अ पर्सन, ध्यान से सुनिएगा, अ पर्सन इज कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड। आई बात समझ में यहाँ पे, ये तीन एसेंशियल चीज है, एक तो वो कॉन्विक्ट होना चाहिए, उसने क्या करना चाहिए, उसने कॉन्विक्ट किसने करना चाहिए, उसको कोर्ट ने उसको कॉन्विक्ट करना चाहिए। आई बात समझ में आपको। एंड लास्ट में क्या कहता है, अगर उसने फ्रॉड किया है तो इस केस में क्या कहता है, ये तीन बातें होनी चाहिए, बट उसमें क्या है, एंड अ पीरियड ऑफ 10 years, and a period of 10 years has not elapsed from the date of conviction, आई बात समझ में आपको। सो ये है अपना एट्थ डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब जिस दिन वो कॉन्विक्ट हुआ उस दिन से 10 साल तक, सिंपल भाषा में जिस दिन वो कॉन्विक्ट हुआ उस दिन से लेके 10 साल तक क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, वो 10 साल के लिए वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। ऑब्वियसली आफ्टर 10 years ही विल बी बैकवर्ड क्वालिफाइड, सो आफ्टर दैट ही विल बी क्वालिफाइड। एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? सर बिल्कुल भी नहीं सर, एकदम सही, सुपर्ब चल रहा है, एकदम सही है। ऑब्वियसली फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, करेक्ट है एकदम, यस। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं नाइन्थ वाला डिस्क्वालिफिकेशन की। नाइन्थ वाला डिस्क्वालिफिकेशन में हम लोग क्या कहते हैं, सो नाइन्थ वाला डिस्क्वालिफिकेशन कहता है प्रोहिबिटेड सर्विसेज। किसकी बात करता है नाइन्थ वाला डिस्क्वालिफिकेशन? सो वी टॉक अबाउट प्रोहिबिटेड सर्विसेज। प्रोहिबिटेड सर्विसेज गिवन अंडर वेयर, सेक्शन नंबर 144, सेक्शन नंबर कौन सा, 144। तो यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका सिंपल लॉजिक क्या है, ये जो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बराबर, ये खुद, बराबर के नहीं, बाय सेल्फ, और एनी ऑफिस एसोसिएट, बराबर के नहीं, और एनी ऑफिस सब्सिडरी, किसी भी तरीके से अगर ये, बराबर के नहीं, जो 144 में दिए गए सर्विसेज है, अगर ये किसको प्रोवाइड करता है, अगर ये प्रोवाइड करता है कंपनी को, अगर ये प्रोवाइड करता है उस कंपनी के होल्डिंग कंपनी को, वो अगर वो प्रोवाइड करता है उसके होल्डिंग कंपनी को या उसके सब्सिडरी को, ध्यान से सुनना, अगर ये व्यक्ति ये सर्विसेज इन्हें अगर प्रोवाइड करता है, सीक्वेंस ध्यान में रखना, फिर से मैं बताता हूं आपको एकदम आराम से, ध्यान से मन लगा के, अगर ये व्यक्ति ये सर्विसेज इन लोगों को अगर प्रोवाइड करता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति यहां पे डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। आई बिलीव आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, परफेक्ट है ना एकदम, यस सर। और फिर आपको यहां पे मालूम है कि कौन से सर्विसेज आते हैं इसके अंदर, तो यहां पे अपन ने एक सिंपल मेमोरी टेक्निक बनाया था कि अपन वो सारे सर्विसेज को ध्यान में रखें, और इसका मेमोरी टेक्निक अपन ध्यान से बोलिए मुझे क्या कहता है, बैड माफिया। अगर आप ऐसे माफिया वाले काम करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, परफेक्ट एकदम, यस। तो हम लोग क्या कहते हैं, बैड माफिया, बुक कीपिंग एंड क्या कहते हैं अपन, कौन से सर्विसेज आते हैं, चलिए एक बार फटाफट हम लोग यहाँ पे आपको मैं मार्किंग भी करा देता हूं तो आपको मजा आएगा। सो हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, बैंकिंग सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, मैनेजमेंट सर्विसेज, ए मतलब हम लोग बात करते हैं अबाउट एक्चुरियल सर्विसेज, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद एफ मतलब हम लोग बात करते हैं आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, आई मतलब हम लोग बात करते हैं इंटरनल ऑडिट, और ए मतलब हम लोग बात करते हैं एडवाइजरी सर्विसेज। तो इस हिसाब से हम लोग ने क्या कर दिया, ये बैड माफिया के सर्विसेज हम लोग ने निपटा दिए, करेक्ट है एकदम, यस सर। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट, इज द प्रोहिबिटेड सर्विसेज, ओके। Then we talk about यहाँ पे, oh my God, sir, in just like half an hour we completed what the list of disqualifications, okay। तो फिर अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे एकदम फटाफट, ध्यान से सुनना। सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 4, it talks about what, casual vacancy, and that too casual vacancy because of what, it talks about casual vacancy, and that casual vacancy because of what, disqualification, उसकी सिर्फ बात करता है। तो जैसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने के बाद, अगर वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है तो उस समय पे he has to vacate the office, and such a vacancy is called as what, casual vacancy। जमी बात आपको एकदम, यस, सिंपल सी बात है, परफेक्ट है। सो यहां पे भी कंप्लीट विथ व्हाट, द फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 141, वन सबसेक्शन 1,
सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4। ओके परफेक्ट है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज सेक्शन नंबर। यहां पे हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, सेक्शन नंबर 139। किसकी बात करेंगे अभी अपन, सेक्शन नंबर 139। जो हम लोग अभी बात करेंगे अबाउट व्हाट वी टॉक अबाउट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। किसकी बात करेंगे अपन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की बात करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की बात करेंगे। ओके ओके लेट्स स्टार्ट। सो यहां पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सबसेक्शन 6 की, 139 सबसेक्शन 6, करेक्ट है ना। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे सबसेक्शन 6 किसके बारे में बात करता है, चलिए बताइए फटाफट। सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6 किसके बारे में बात करता है, चलिए बताइए। सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6 किसके बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ विच ऑडिटर इन विच कंपनी, फटाफट बताइए। सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 5। क्लास में, रेगुलर क्लास में पढ़ा था, आपको मालूम है, तो फटाफट वो सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6 मेरा बच्चा किसके बारे में बात करता है, चलना बेटा बोलना फटाफट फटाफट बोल, फटाफट बोल, किसके बारे में बात करता है। सो इट टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। किसके बारे में बात करेंगे, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ओके सो यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है आपको मिलते हैं कितने दिन, आपको मिलते हैं यहां पे 30 डेज। आपको मिलते हैं कितने दिन, यहां पे 30 डेज। इन 30 डेज के बीच में आपके यहां पे कौन अपॉइंट करेगा, तो यहां पे 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट करना चाहिए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाकामयाब हो जाते हैं उस ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए, सो यहां पे फिर आपको मिलेंगे कितने दिन, यहां पे आपको मिलेंगे 90 डेज। और इन 90 डेज में किसने अपॉइंट करना है, तो इन 90 डेज में आपने ध्यान से लिखना है, यहां पे मेंबर्स ने अपॉइंट करना है। और जो ऑडिटर अपॉइंट होता है उसका जो टेन्योर है, उसका टेन्योर है टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। सही बात है एकदम, यस सर। खत्म हो गया ना भाई, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6 खल्लास, एकदम सही जा रहे हैं अपन, यस सर। उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज सबसेक्शन 7। किसके बारे में बात करेंगे, सो सबसेक्शन 7 किसके बारे में बात करता है मेरा बच्चा, चलो फटाफट कमेंट करके बताओ। सबसेक्शन 7 किसके बारे में बात करता है, एकदम मन लगा के ध्यान से मुझे बताइएगा। तो सबसेक्शन 7 किसके बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ, बोलो फटाफट, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। किसके बारे में बात करता है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो यहां पे सेम हम लोग लिखते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बट यहां पे हम लोग को कितने दिन दिए जाएंगे, यहां पे 60 डेज दिए जाएंगे। और इन 60 डेज में कौन अपॉइंट करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नाकामयाब हो जाता है तो आने वाले अगले 30 दिनों के अंदर कौन अपॉइंट करेगा, सो इन 30 दिनों के अंदर अपॉइंट करेंगे कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट अगर यहां पे फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर नाकामयाब हो गए तो आने वाले कितने दिनों में, 60 डेज के अंदर कौन अपॉइंट करेगा, तो इन 60 डेज में अपॉइंट करेंगे कौन, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। करेक्ट है ना, एकदम सही है। और फिर इस कंपनी का टेन्योर, इस ऑडिटर का टेन्योर कब तक होगा, तो फिर से हम लोग लिखते हैं यहां पे टेन्योर होगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। एकदम सही जा रहे हैं अपन, बोलो बच्चों, यस परफेक्ट है एकदम। सो यहां पे ये अपनी बात हो गई सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7, वेरी गुड। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं यहां पे, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 किसके बारे में बात कर रहा हूं बच्चा, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1। सो सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 ये किसके बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ व्हाट, द गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी। बोलो फटाफट, इन केस ऑफ, वेरी गुड, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो यहां पे फिर हम लोग लिखते हैं कि सर ये आ गई अपनी यहां पे फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। सो यहां पे फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में सर कौन अपॉइंट करेगा, सो यहां पे फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे कौन, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कौन अपॉइंट करेगा यहां पे, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सही बात है एकदम, यस सर। सो मेंबर्स ऑफ द कंपनी यहां पे अपॉइंट करेंगे, परफेक्ट है एकदम, यस सर। इसका ऑडिटर का टेन्योर कब तक होगा, तो सर इस ऑडिटर का टेन्योर होगा टिल द कंक्लूजन ऑफ, बताइए कब तक इसका टेन्योर होगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग। एंड फिर उसके बाद फिर से यहां पे सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 एक्टिवेट किया जाएगा। यहां पे फिर से न्यू ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा और उस न्यू ऑडिटर का टेन्योर कब तक होगा,
टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स 6th एनुअल जनरल मीटिंग। तो यहां पे उसकी 6th एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो हो जाती है यहां पे 11th एनुअल जनरल मीटिंग। वो कौन सी मीटिंग हो जाती है? वो 11th एनुअल जनरल मीटिंग, बिकॉज द मीटिंग इन विच द ऑडिटर इज फर्स्ट अपॉइंटेड इज कंसिडर्ड एज इज व्हाट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? सो ये बात हो गई अपनी, बोलो बच्चों, ये बात हो गई किसके बारे में? ये अपनी बात हो गई सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 के बारे में। फिर अभी अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 5। बोलो बच्चा, ये किसके बारे में बात करता है? सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 5 किसके बारे में बात करता है ये? सो सर ये बात करता है अबाउट व्हाट? अपॉइंटमेंट ऑफ अ सब्सीक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ व्हाट? द गवर्नमेंट कंपनी। तो यहां पे जिस साल के लिए अपने को अब ऑडिटर अपॉइंट करना है, सो देयर इज व्हाट? स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, 180 डेज आपको दिए गए हैं। कितने दिन दिए गए हैं आपको? 180 डेज आपको दिए गए हैं। सही बात है ना एकदम? यस सर। सो विद इन दिस 180 डेज कौन अपॉइंट करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CNDG विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने ऑडिटर अपॉइंट करना है, उस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 180 दिनों के अंदर अंदर उस ऑडिटर, उस कंपनी ने, मतलब CNDG ने ऑडिटर को अपॉइंट कर देना चाहिए। तो सर इस ऑडिटर का टेन्योर क्या होगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। उस ऑडिटर का टेन्योर क्या होगा? टेन्योर क्या होगा मेरा बच्चा? तो सर उस ऑडिटर का टेन्योर होगा, उस ऑडिटर का टेन्योर होगा टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। उसका टेन्योर होगा टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। एकदम आसान है क्या सर? परफेक्ट, एकदम इजी, कोई डिफिकल्टी नहीं है सर। इट्स वेरी इजी पीजी, खत्म हो गई बात यहां पे। सो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 5। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सबसेक्शन 8। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? सो वी टॉक अबाउट फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। किसकी बात कर रहे हैं अपन? फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहां पे बच्चा? फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। तो दैट इज व्हाट इज सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 8 व्हिच टॉक्स अबाउट फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। सो कैजुअल वैकेंसी की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अबाउट व्हाट? दी गवर्नमेंट कंपनी। किसकी बात करूंगा सबसे पहले मैं यहां पे? गवर्नमेंट कंपनी। सो गवर्नमेंट, पहले तो हम लोग देखते हैं यहां पे कैजुअल वैकेंसी की। हम लोग यहां पे देख लेते हैं सबसे पहले रीजंस क्या क्या है, किस वजह से कैजुअल वैकेंसी हो सकती है। सो कैजुअल वैकेंसी एक हो सकती है बिकॉज ऑफ व्हाट? रेजिग्नेशन। नंबर 1 बिकॉज ऑफ व्हाट? रेजिग्नेशन। एंड नंबर 2 जो हम लोग क्या कहते हैं, एक तो डेथ हो गई पार्टनर की, या तो देयर इज व्हाट? डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कंपनी का डिसोल्यूशन होके कैसे चलेगा? बराबर के नहीं? या तो हम लोग क्या कहते हैं, वो जो पार्टनर है वो पार्टनर हो गया क्या? डिस्क्वालीफाई। बराबर के नहीं? और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टनर। सो इन रीजंस के वजह से क्या हो जाता है, अपना कैजुअल वैकेंसी हो सकता है। बराबर के नहीं? बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन और बिकॉज ऑफ 3D। सही बात कर रहे हैं। अब जब उसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी की जब अपन बात करते हैं, तो चाहे वो रीजन रेजिग्नेशन हो या चाहे वो रीजन डेथ हो, कोई भी रीजन हो, एनी रीजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस केस में सबसे पहले C&AG कौन अपॉइंट करेगा? C&AG विल अपॉइंट, C&AG विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 30 डेज। C&AG विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। C&AG विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी। जिस दिन वैकेंसी क्रिएट हो गई गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, C&AG 30 दिनों के अंदर क्या कर देगा? अपॉइंटमेंट कर देगा। अगर C&AG फेल हो गया इस घड़ी, इस समय कौन आ जाएगा फिर यहाँ पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन नेक्स्ट 30 डेज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आई बात समझ में आपको? खल्लास। तो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? ये बात हो गई अपनी गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। ये बात हो गई अपनी गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। सही बात है एकदम? यस सर। फिर उसके बाद बच्चा हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। किसकी बात करते हैं? इन द केस ऑफ व्हाट? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। किसकी बात करते हैं अपन यहाँ पे? सो वी टॉक अबाउट इन द केस ऑफ व्हाट? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे इन केस ऑफ व्हाट? डेथ, डिसोल्यूशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यार से? इसे हम लोग मिलके कहते हैं 3D। करेक्ट है ना एकदम? सो बिकॉज ऑफ डेथ, डिसोल्यूशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट विद इन 30 डेज। क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट विद इन हाउ मेनी डेज? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट विद इन
30 days. Board of directors appoint within how many days? 30 days. Board of directors appoint within 30 days. तो 3D BOD 30D ये अपनी बात हो गई थी क्लास में, एकदम सही है ना, परफेक्ट है। बट यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं, सेकेंड चीज हम लोग बात करते हैं ना, रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन में आपको एक ध्यान से समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट टू विद इन 30 डेज। इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये जो अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट इट शैल बी व्हाट, approved by members, it shall be approved by members, correct ना, it shall be approved by members within how many days? बोलिए फटाफट मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये डेट याद है क्या। सो अब ये जो अप्रूवल लेना है मेंबर्स का, सो अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स शुड बी टेकन विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन नंबर ऑफ डेज और विद इन नंबर ऑफ मंथ्स, एंड इफ नंबर ऑफ मंथ्स तो हाउ मेनी मंथ्स, 90 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 3 मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ, जरा बताइए। सो क्या कहता है, दिस अपॉइंटमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स विद इन, वेरी गुड। तो जो बच्चे अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं ना, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, उनका गलत हो रहा है। सो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम, अब ये भी बता दीजिए, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम, अब ये भी बता दीजिए, विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स। नंदिता भाई 90 डेज नहीं है, पागल हो गए हो क्या? रेखा 90 डेज, अरे क्या पढ़ा है ये, पागल हो गया क्या? 3 मंथ्स है ना, सो विद इन 3 मंथ्स बराबर, फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ recommendation, within 3 months from the date of recommendation, within 3 months from the date of recommendation. Please, it is not the resignation, not 3 months from the date of resignation, it is 3 months from the date of what, recommendation. So जो बच्चे गलत पढ़े हुए ना यार, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी गलती ना करें, इसीलिए आपको नंबर नहीं मिलते। क्या कर रहे हो यार, शह। चलिए, सो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, इन केस ऑफ, दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड, इन केस ऑफ व्हाट, बताइए। सो फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, एंड यहां पे हमने बात कर ली इन केस ऑफ व्हाट, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। परफेक्ट है एकदम, यस सर। अब यहां से हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं यहां पे। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज सेक्शन नंबर 140। कौन सा पढ़ना है अपने को, सेक्शन नंबर आपको बता देता हूं कौन कहां पे अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सो सेक्शन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 140 सबसेक्शन, यस। सो यहां पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 2 की। वेरी गुड। सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर कौन सा, 140 सबसेक्शन 2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग कहते हैं ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। किसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ व्हाट, रेजिग्नेशन, ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। तो क्या करना है ऑडिटर ने, ही इज सपोज टू डू व्हाट इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, सिंपल सी बात है, उसने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लिखता है यहाँ पे, ही इज सपोज टू फाइल अ स्टेटमेंट, ही इज सपोज टू फाइल अ स्टेटमेंट। आई बात समझ में आपको, बराबर के नहीं, ही इज सपोज टू फाइल अ स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर कौन सा, ADT3, बताइए इन फॉर्म नंबर ADT3, बराबर के नहीं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि उसके अंदर क्या लिख के देना है उसको, उसके अंदर उसको देना है रीजंस एंड अदर फैक्ट्स causing what casual vacancy, reasons and other facts causing what casual vacancy। किसे देना है इसको, अगर ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, अगर ये कौन सी कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसे सिर्फ देना है किसको, ROC एंड कंपनी को। बट अगर ये कौन सी कंपनी है, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसे देना है ROC, इसको देना है कंपनी, एंड साथ ही साथ उसको देना है C&AG को। आई बात समझ में आपको, यस सर। और ये सर अभी कितने दिन में देना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, सो अपन बात करते हैं विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। कितने दिन में देना है इसको, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। सो 30 दिन के अंदर उसने ये रेजिग्नेशन का जो इंफॉर्मेशन है, ये ROC कंपनी, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो एडिशनली C&AG को देना चाहिए। सही बात है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप समझिएगा कि अगर 30 दिन में अगर यहाँ पे ये ऑडिटर साहब ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो अगर ये फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक अलग सेक्शन एक्टिवेट हो जाता है, और वो सेक्शन कौन सा एक्टिवेट हो जाता है, तो यहाँ पे सेक्शन एक्टिवेट हो जाता है 140 सबसेक्शन 3, जो आपको कॉन्सिक्वेंसेस लगते हैं, करेक्ट है ना एकदम। सो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस कौन से लगते हैं आपको, एक आपको फाइन लगता है मिनिमम, एक आपको फाइन लगता है मैक्सिमम। आई बात समझ में आपको। सो मिनिमम फाइन आपको कितना लगेगा, मिनिमम फाइन आपको कितना लगेगा, आपको मिनिमम फाइन लगेगा ₹50,000, और
₹50,000 और ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन ₹50,000 और ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन ₹50,000 और ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन whichever is less करेक्ट है ना। एंड उसके बाद क्या कहता है, एंड प्लस रुपीस कितना पर डे का कितना लगेगा, रुपीस पर डे का कितना लगेगा, चलो याद है क्या आपको, यस, सो ₹500 पर डे आफ्टर द फर्स्ट मतलब 32nd डे से आपको 500 रुपए प्रतिदिन का, मतलब मिनिमम आपका जो फाइन बनेगा, वो आपका फाइन जो लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा, करेक्ट है ना, जो 50,000 और ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन है। बट उसके बाद 31st डे को आपको 50,000 और ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन लगेगा, 32nd डे पे आपको 500 ऐड करेंगे, 33rd डे पे 500, 34th डे पे 500, ऐसे करते करते 500 500 500 आपका ऐड करते जाएंगे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीस। मैक्सिमम फाइन कितना लगेगा बताइए, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीस कितना, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख, सो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज व्हाट 5 लाख। सो ये बात हो गई अपनी सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 3 की, सही बात है एकदम, यस सर। चलिए यहां से फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 2, जो बात करता है यहाँ पे किसके बारे में, सो यहाँ पे बात करता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के बारे में बात करता है, यहाँ पे किसकी बात करता है, यहाँ पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स की। सो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स में हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले एकदम आराम से सिंपल करेंगे इसको, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, ये किसे किसे एप्लीकेबल है। सो ये किसे किसे एप्लीकेबल है, तो बताइए मुझे ये किसे किसे एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट सबसे पहले सर ये एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनी को, सेकंड ये बात करते हैं किसको एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये किसको एप्लीकेबल है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विथ पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 करोड़। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये एप्लीकेबल है किसे, प्राइवेट कंपनी को हुज पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़, बराबर के नहीं, कितना ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़, करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिर उसके बाद कंपनीज अदर देन B और C, but having what borrowings greater than or equal to 50 करोड़। तो इन कंपनीज को क्या हो जाएगा, इन कंपनीज को मेरा बच्चा क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनिएगा प्लीज, एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनिएगा। जब भी अपन रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का क्वेश्चन देखते हैं, सो आपने सबसे पहले कंसीडर करना है कि सर ये किसे एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल है, केस स्टडी में आपने वो बकायदा अच्छे से पढ़ना है। फिर अपन बात करते हैं कि सर ये किसे एप्लीकेबल नहीं है, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू। सो बताइए किसे नॉट एप्लीकेबल है, सो सर इट इज नॉट एप्लीकेबल टू, वेरी गुड, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू 1 पर्सन कंपनी एंड इट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल कंपनी। तो स्पेसिफिक इनको एग्जेम्पशन दिया गया है, तो ये बकायदा इन्हें एप्लीकेबल नहीं होगा। एकदम आसान है क्या, परफेक्ट है एकदम। सो ये इन्हें एप्लीकेबल नहीं होगा, सही जा रहे हैं अपन एकदम। सो दिस इज व्हाट इज रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का एप्लीकेबल एंड नॉट एप्लीकेबल। तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और सर चर्चा करते हैं कि सर यहां पे इसका प्रोविजन है क्या। प्रोविजन की जब बात करते हैं तो अगर आपकी एक फर्म है, तो फर्म में क्या कहता है, क्या कहता है प्रोविजन में, क्या कहता है अपने को, नो कंपनी ऑब्वियसली टू हुम दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल, नो कंपनी शाल अपॉइंट, नो कंपनी शाल अपॉइंट और रीअपॉइंट, नो कंपनी शाल अपॉइंट और रीअपॉइंट। नंबर 1 क्या कहता है, अगर ये फर्म है एंड फर्म for two terms of कितने years, 5 consecutive years, 2 terms of 5 consecutive years। एंड अगर ये इंडिविजुअल है तो उस केस में कितना, 1 term of 5 consecutive years। आई बात समझ में आपको, 1 term of 5 consecutive years। इसके अंदर हम लोग कहते हैं कि कूलिंग पीरियड कितना है, कूलिंग पीरियड इज ऑफ हाउ मेनी इयर्स, कूलिंग पीरियड इज ऑफ 5 इयर्स। तो सर ये कूलिंग पीरियड इंडिविजुअल के लिए भी उतना ही है, फर्म के लिए भी उतना ही है सर, सेम टू सेम है क्या, हाँ बोलिए।
सो आंसर इज व्हाट, यस। कूलिंग पीरियड दोनों के लिए सेम है। कूलिंग पीरियड क्या है मेरा बच्चा, दोनों के लिए सेम है। सो कूलिंग पीरियड चाहे वो फर्म हो, कूलिंग पीरियड चाहे वो इंडिविजुअल हो, दोनों के लिए वो आंसर क्या है अपना, सेम है। एकदम सही है, परफेक्ट है एकदम, राइट। चलो सो यहां से फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने को क्या नोट करना है, सबसे पहले कॉमन पार्टनर, कॉमन पार्टनर, कॉमन क्या क्या नोट करना है अपने को, ध्यान से सुनिएगा। कॉमन पार्टनर क्या कहते हैं, कॉमन पार्टनर, बराबर, ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को क्या कहना है, कॉमन पार्टनर, कॉमन पार्टनर, कॉमन ट्रेड नेम, कॉमन ट्रेड नेम, बराबर के नहीं, कॉमन ट्रेड नेम, कॉमन ब्रांड नेम, बराबर के नहीं, ब्रांड नेम। फिर उसके बाद एसोसिएशन, एसोसिएशन या तो अपना कंट्रोल, बराबर कि नहीं, ये सारी चीजें ये क्या है, नॉट अलाउड है। ये सारी चीजें क्या है, नॉट अलाउड है। ये पॉइंट नंबर 1 है। कॉमन पार्टनर नहीं चलेगा, ब्रांड नेम नहीं चलेगा, ट्रेड नेम नहीं चलेगा, और कोई भी किसी भी प्रकार का एसोसिएशन यहां पे नहीं चलेगा। आई बात समझ में आपको, यस सर, परफेक्ट एकदम। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट, हम लोग ये फर्स्ट अपना पॉइंट नोट हो गया। सेकंड अपन पॉइंट क्या नोट करते हैं यहां पे, ये ध्यान से सुनना कि प्रीवियस पीरियड विल बी कंसिडर्ड, प्रीवियस पीरियड विल बी कंसिडर्ड, प्रीवियस पीरियड विल बी कंसिडर्ड, करेक्ट ना एकदम, यस। ये एक पॉइंट अपने को देखना है। थर्ड हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक इन टर्म ऑफ 5 years, ब्रेक इन टर्म ऑफ 5 years, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेक इन टर्म ऑफ 5 years। सो वी अंडरस्टैंड ब्रेक इन टर्म ऑफ 5 years, दैट मीन्स व्हाट, देयर इज कंप्लीशन ऑफ द पीरियड, देर इज कंप्लीशन ऑफ व्हाट, द पीरियड, वो 5 साल पूरे हो गए, हम लोग ये समझेंगे। अब ब्रेक इन टर्म ऑफ 5 years क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, इट इज व्हाट, कंप्लीशन ऑफ द पीरियड, सही है एकदम, यस। सो प्रीवियस पीरियड विल बी कंसिडर्ड, break in term of 5 years is considered as what, the completion of the period। and last में हम लोग क्या कहते हैं, एक एमसीक्यू के लिए आपको बस पूछा जा सकता है कभी, ट्रांजिशन पीरियड की जो बात करते हैं, वो ट्रांजिशन पीरियड कितना है, तो ट्रांजिशन पीरियड इज ऑफ व्हाट, 3 years। वैसे तो अब ये ट्रांजिशन पीरियड वाला मामला अभी तो एप्लीकेबल नहीं है, करेक्ट है ना, बट अब ध्यान में रखना है, इसके लिए हम लोग को वो ध्यान में रखना है, ट्रांजिशन पीरियड इज ऑफ व्हाट, 3 years। सो दिस इज माय डियर फ्रेंड्स द समरी फॉर सेक्शन नंबर 139 subsection 2 which we talk about is the rotation of auditors। परफेक्ट है एकदम, सही जा रहे हैं अपन, यस सर, ओके। सो यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर यहां पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स हो गया अपना, ओके, मैनर ऑफ रोटेशन, ओके। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट किसके बारे में, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स पढ़ के हो चुका है, चलिए सही है एकदम, परफेक्ट है। सो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे, अगला जो सेक्शन होगा, अगला जो सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन नंबर 177। किसकी बात करते हैं, सेक्शन नंबर 177, जो बात करता है अबाउट व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी। किसके बारे में बात करता है वो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी की हम लोग बात करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसे एप्लीकेबल है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी, ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसे एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है पब्लिक कंपनीज के लिए। तो दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू विच कंपनीज, सो दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनीज। किसे एप्लीकेबल है ये, पब्लिक कंपनीज, करेक्ट है ना एकदम। सो पब्लिक कंपनीज में भी हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है, ऐसी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है, उसे तो बिना किसी कंडीशन के एप्लीकेबल है। बट अगर ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका पेड अप शेयर कैपिटल क्या कहेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 करोड़, इसके बोरोइंग्स ग्रेटर देन 50 करोड़, और इसका टर्नओवर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़, बराबर के नहीं। कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो उस घड़ी उस समय क्या हो जाएगा, उसे ये ऑडिट कमिटी बनाना बहुत जरूरी हो जाएगा, करेक्ट है। तो इन कंपनीज ने क्या करना चाहिए, ऑडिट कमिटी बनाना चाहिए, परफेक्ट है एकदम, यस। सो अब यहां पे हम लोग बात करते हैं मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सो ऑडिटर किस हिसाब से अपॉइंट किए जाएंगे। सो यहां पे हम लोग देखते हैं सर, दिस इज ऑडिट कमिटी, सर यहां पे हम लोग देखते हैं दिस इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और यहां पे सर हम लोग देखते हैं ये कौन है, तो ये है मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सो आराम से एकदम ध्यान से मन लगा के सुनिएगा, एकदम मस्त ध्यान से, परफेक्ट परफेक्ट एकदम मस्त पढ़ना है अपने को एकदम, आ जाना भैया, ओके ओके।
सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दिस इज व्हाट ऑडिट कमेटी, इसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेंबर्स की। सो यहाँ पे क्या होता है, फ्लो एकदम ध्यान से, एक ही बार बोलूंगा, बहुत भारी बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा एकदम मन लगा के। ओके चलिए कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है मामला, ऑडिट कमेटी सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनो। ऑडिट कमेटी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिटर का नाम रेकमेंड करती है, बराबर कि नहीं। रेकमेंड करने के बाद यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हो जाएगा, एक तो दे अग्री विद द रिकमेंडेशन गिवन बाय द बोर्ड ऑफ रिकमेंडेशन गिवन बाय दी कौन, अपने ऑडिट कमेटी। या तो सेकंड पॉइंट क्या होता है कि दे, एक तो क्या हो जाता है, दे डिसअग्री विद द रिकमेंडेशन गिवन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे अगर वो अग्री कर देते हैं तो यहाँ पे फर्दर रेकमेंड क्या करते हैं वो, यहाँ पे they do what, further recommend to the members, and यहां पे क्या हो जाता है, members do the appointment, members do what, members do the अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे मामला समझ में आया आपको। सो ऑडिट कमिटी विल recommend it to the board of directors, board of directors if they agree to it they will further recommend it to the members and members will do what, do the appointment। बट अब मामला क्या हो जाता है यहाँ पे, सर व्हाट इन द केस दैट इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसएग्री। सो इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसएग्री तो यहाँ पे दे विल रेफर इट बैक टू द ऑडिट कमिटी, दे विल रेफर बैक टू ऑडिट कमिटी साइटिंग रीजंस। सिर्फ ऐसा नहीं कि पसंद नहीं आया, वो रीजंस भी देंगे वो, बराबर के नहीं। और फिर यहां पे अगर रेफर करने के बाद ऑडिट कमिटी अग्रीज, ये ध्यान में रखना है, इफ ऑडिट कमिटी अग्रीज, इफ ऑडिट कमिटी अग्रीज नॉट टू कंसीडर नॉट टू कंसीडर ओरिजिनल रिकमेंडेशन। ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे ने तो यही सवाल पूछेंगे कि सर अरे यहाँ पे है ना ऑडिट कमिटी का क्या मतलब, ऐसे सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से करेंगे क्या, ऐसा वैसा नहीं। ध्यान से सुनना, इफ दे अग्री, इफ द ऑडिट कमिटी अग्रीज देन क्या हो जाएगा, बोर्ड विल गिव इट्स ओन रिकमेंडेशन, बराबर कि नहीं। ऑडिट कमिटी मान लिया कि नहीं बोर्ड भैया सही बोल रहा है, एकदम बोर्ड सही बोल रहा है, ये ऑडिटर परफेक्ट नहीं है। So board of directors will do what? Board of directors will give its own recommendation to the members, and yes, no doubt members will do what? Members will do what is the appointment। इसमें कोई difficulty है आपको नहीं, खत्म हो गया। This is the manner in which the appointment of the auditor is conducted। This is the way in which the manner of appointment of auditors is conducted। ये बात हो गई अपनी सेक्शन नंबर 177 की, बराबर एकदम यस। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर एक बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट है भैया, जो कॉन्सेप्ट क्या है, अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय ऑडिट कमिटी। कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसका अप्रूवल ऑडिट कमिटी को देना है, कैसे करना है, क्या करने का है, ध्यान से सुनिएगा। सो यहाँ पे क्या कहता है, ट्रांजैक्शंस अदर देन ट्रांजैक्शन रेफर्ड टू इन सेक्शन 188। ये जो पार्ट आप लोग पढ़ रहे हैं ये किसको एप्लीकेबल नहीं है, सो ये एप्लीकेबल नहीं है टू, इट इज व्हाट, ट्रांजैक्शंस अदर देन दोज रेफर्ड टू अंडर सेक्शन 188। क्योंकि भैया 188 के जो ट्रांजैक्शंस है ये ऑब्वियसली कौन अप्रूव करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं, बराबर के नहीं। सो अगर कोई ट्रांजैक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई ट्रांजैक्शन है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अदर देन 188 के है, वो कौन से है, अदर देन 188 के है, अदर देन सेक्शन 188 के है, और उसमें एडिशनल कंडीशन क्या लिखा हुआ है, ऑडिट कमिटी डज नॉट अप्रूव, तो देन इट शैल मेक इट्स रिकमेंडेशन टू द बोर्ड फॉर द अप्रूवल। करेक्ट है एकदम बात, यस। सो यहाँ पे एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा मन लगा के। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस, अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस, बराबर। सो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंदर एकदम मन लगाओ यहाँ पे। सो यहाँ पे ट्रांजैक्शन अदर देन 188, बराबर के नहीं। ऑडिट कमिटी डज नॉट अप्रूव, ऑडिट कमिटी डज नॉट अप्रूव, बराबर, ऑडिट कमिटी डज नॉट अप्रूव। तो क्या करेंगे इस घड़ी इस समय, सो ऑडिट कमिटी डज नॉट अप्रूव, देन यू गिव फर्दर रिकमेंडेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपने क्या करना है, आपने फर्दर रिकमेंड करना है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एकदम ये एकदम ध्यान से पढ़ना है आपको। क्या कहता है कि भाई कोई भी एनी ट्रांजैक्शन, एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज, अगर कोई भी अमाउंट का, बट 1 करोड़ के ऊपर वाला नहीं, हाँ 1 करोड़ के ऊपर वाला नहीं, हैज बीन एंटर्ड बाय डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ द कंपनी विदाउट क्या बोलता है यहाँ पे,
विदाउट अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी, विदाउट अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी, प्लस आगे क्या कहता है, एंड इट इज नॉट ratified also by the audit committee within how many months, within 3 months from the date of such transaction, so then such transaction shall be voidable at the option of the audit committee, and if it is with related party, if it is with related party, बराबर के नहीं, so then the concerned director shall indemnify the company against any losses। समझ में आया आपको? एकदम सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे अब सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, सेकंड पॉइंट में जो भी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन जो भी है विच इज व्हाट, not exceeding how much, not exceeding rupees 1 CR, बराबर है कि नहीं। यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये ट्रांजैक्शन हैज बीन व्हाट एंटर्ड, बराबर के, ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड बट इट इज नॉट approved by, it is not approved by audit committee, बराबर की नहीं, नंबर वन। नंबर टू, nor it is not ratified, बराबर, within 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांजैक्शन। तो ऐसे केस में ये जो बेटा ट्रांजैक्शन है, दीज ट्रांजैक्शंस आर voidable at the ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमिटी, एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमिटी। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन एंटर किया है आपने, बट जिसका ऑडिट कमिटी ने मंजूरी नहीं दिया था, और ना ही वो 3 महीने बाद आपने मंजूरी ली है उसको, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सच ट्रांजैक्शंस विल बी व्हाट, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमिटी। बराबर, एकदम सिंपल सी बात है। ये बात हो गई अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस की। ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, भाई सिंपल सी बात है। ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन सेक्शन नंबर 142, रेम्यूनरेशन इज फिक्स्ड इन द जनरल मीटिंग और इन सच अ मैनर एज मे बी डिटरमाइंड देयरइन। सो भैया ये ध्यान में रखना है कि एक तो जनरल मीटिंग में आप फिक्स कर दीजिएगा, या तो मैनर वो जनरल मीटिंग में उसमें फिक्स कर दीजिएगा। आपको जनरल मीटिंग में क्या करना है, एक तो जनरल मीटिंग में आपने उसको फिक्स कर लेना है, या तो दूसरा आपने उसका मैनर डिसाइड कर लेना है। आई बात समझ में आपको? तो उस घड़ी उस समय आपने ये बात तो ध्यान में रखनी है कि ये जो यहां पे शाल हो रहा है, मतलब दो बातें कंपलसरी होना बहुत जरूरी है। एक तो भैया फिक्स कर दे, या तो तरीका फिक्स कर दे, बट दोनों में से कोई एक बात आपकी जनरल, उसमें क्या है, उसमें जनरल आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने डिसाइड कर लेना है, राइट, ओके। सो उसके बाद क्या कहता है, हाउएवर बोर्ड में फिक्स, क्या कहता है यहां पे, बोर्ड में फिक्स द रेम्यूनरेशन, बोर्ड चाहे तो कर सकता है। क्या कहते हैं हम लोग यहां पे, बोर्ड चाहे तो कर सकता है, क्या कर सकता है, फिक्स रेम्यूनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर ओनली एंड ओनली इफ इट इज अपॉइंटेड बाय इट। बोर्ड चाहे तो, ध्यान से सुनना, यहां पे बोर्ड चाहे तो रेम्यूनरेशन फिक्स कर सकता है, बट सिर्फ किसका कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर का कर सकता है, वो भी अगर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ने अपॉइंट किया होगा तो। आई बात समझ में आपको? यस। सो दैट इज व्हाट इज सेक्शन नंबर 142। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेम्यूनरेशन। क्या बात करते हैं, रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स व्हाट ऑल। सो रेम्यूनरेशन यहां पे क्या क्या आएगा मेरा बच्चा, रेम्यूनरेशन आएगा यहां पे फीस पेएबल, यहां पे आएगा एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द ऑडिट, जो ऑडिटर ने इनकर करे, और एनी फैसिलिटी विच इज एक्सटेंडेड टू हिम। तो कौन सी तीन बातें आएगी, ये आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। एक तो उसको जो फीस अपन ने पे करी है, या एक्सपेंसेस जो है, या एनी फैसिलिटी विच इज एक्सटेंडेड टू हिम, बट इट विल नॉट इंक्लूड व्हाट, सो फीस पेड फॉर एनी अदर सर्विसेज, इट विल नॉट इंक्लूड व्हाट, फीस पेड फॉर एनी अदर सर्विसेज, फीस पेड फॉर एनी अदर सर्विसेज। सही बात है एकदम, यस। चलिए, सो अपन यहां से अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज व्हाट, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज व्हाट, सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 1। करेक्ट है ना? सो सेक्शन नंबर 141 की जब हम लोग बात करते हैं यहां पे, तो हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के एकदम। सो यहां पे हम लोग बात करते हैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, उसका टर्म खत्म होने के पहले। चलो यहां लिख देते हैं अभी अपन यहां पे नेक्स्ट। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको? कुछ लोग हैं जो गंद मचा रहे हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों को रिप्लाई ना करें। करेक्ट है ना? जो भी बच्चे हैं, करेक्ट है ना, जो देवांश मिश्रा है, ठीक है ना, तो प्लीज आप उसको इग्नोर करें, उसके कमेंट्स को आप नजरअंदाज कर दीजिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज कंसंट्रेट करिएगा, है ना?
बिकॉज वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि मैं वो कमेंट्स देख रहा हूं, और मैं वो कमेंट्स इसीलिए ऑन रखता हूं क्योंकि मुझे आपके क्वेरीज जो है वो मुझे सॉल्व करने हैं। सो मेरा जो बच्चा है जो पढ़ रहा है और उसको समझ में आ रहा है, बराबर के नहीं, अपने को मालूम है अपन क्या एफर्ट लेते हैं और किस लेवल पे अपन पढ़ते हैं, करेक्ट है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों आप सिर्फ कमेंट करो, अगर आपको कुछ डाउट है तो, आपको कुछ डिफिकल्टी है तो, आपको मैं जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूं उसके आंसर्स आप दो। जो लोग फालतू की चीजें यहां पे कमेंट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों को आप इग्नोर कर दे, उन लोगों के मूलक के कोई मतलब नहीं है, करेक्ट है एकदम। तो मैं चाहूंगा कि आप जबरदस्ती है ना उन लोगों के नादी मत लगे और आपका कंसंट्रेशन ना बिगाड़े अपने को। भैया गॉड ब्लेस हिम, बराबर, अपने को कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। अपन बहुत एफर्ट ले रहे हैं और अपन एकदम मस्त पढ़ेंगे एकदम, उसमें कोई डाउट नहीं है, बराबर के नहीं। ओके। सो दोस्तों यहां तक अपन ने सेक्शन नंबर 142 अपन ने कवर कर लिया। 142 जो है ये आपको समझ में आया क्या? 142 आपको क्लिक हो गया क्या बच्चा? 142 बताइए। 142 ऑल गुड? चलो मेरे सवालों का जवाब दो, कमन 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 कमन। सो 142 तक समझ में आ गया आपको? बोलिए। यस, ऑल गुड, डन। चलिए आगे का सेक्शन में शुरू कर सकता हूं यहां से अभी। ओके चलिए लेट्स रॉक। सो यहां पे हम लोग आगे का सेक्शन अभी उठा रहे हैं अभी। सो हम बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। सो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। चलिए तो अभी एकदम मस्त ध्यान से पढ़ना है अपने को। रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, अपना सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन नंबर है 140 सबसेक्शन 1। एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा। सो यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे विल डू व्हाट, दे विल पास अ रेजोल्यूशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे विल पास अ रेजोल्यूशन एंड इन्फॉर्म किसको करेंगे ये लोग? इन्फॉर्म करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितने दिन में करेंगे? विद इन हाउ मेनी डेज? सो दे विल इन्फॉर्म विद इन 30 डेज, दे विल इन्फॉर्म विद इन 30 डेज। कौन से फॉर्म में इन्फॉर्म करेंगे भैया? सो इन्फॉर्म नंबर ADT2, इन्फॉर्म नंबर ADT2, बराबर है कि नहीं? यहां से कहानी आगे क्या बढ़ेगी, फिर यहां से क्या हो जाएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पे आपको दे दिया अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको अप्रूवल दे दिया, तो यहां पे आएंगे कौन पिक्चर में? यहां पे आएंगे मेंबर्स। मेंबर्स कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे? मेंबर्स विल पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। मेंबर्स विल पास व्हाट? स्पेशल रेजोल्यूशन। कितने दिन में पास करेंगे? विद इन। चलिए अब इसका जवाब दीजिए, अब ये आपको आना चाहिए। मेंबर्स कितने दिन में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे? बताइए मेंबर्स कितने दिन में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे? फटाफट बता दीजिए, मेंबर्स कितने दिन में रेजोल्यूशन पास करेंगे? मेंबर्स कितने दिन में स्पेशल रेजोल्यूशन? वेरी गुड, विद इन 60 डेज। बट फ्रॉम द डेट ऑफ, चलिए ये भी बता दीजिए, विद इन 60 डेज फ्रॉम, विद इन 60 डेज फ्रॉम अप्रूवल, विद इन 60 डेज फ्रॉम अप्रूवल। सही बात है, एकदम खल्लास। तो यहां पे ये अपना सेक्शन खत्म हो गया, यहां पे एकदम ही जोरदार भारी तरीके से। ये हो गया अपना सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 1। ये हो गया सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 1। सिंपल स्टेप बाय स्टेप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल पास द रेजोल्यूशन, इन्फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट इन 30 डेज। फॉर्म नंबर कौन सा होगा? ADT2। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको अप्रूवल दे दिया, तो अप्रूवल मिलने के बाद मेंबर्स आएंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे 60 दिनों के अंदर अंदर, और उस घड़ी उस समय क्या हो जाएगा? ऑडिटर विल बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। परफेक्ट। उसके बाद अब चलिए अपन यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहां पे? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहां पे? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, बराबर कि नहीं? किसकी बात कर रहे हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। तो उस घड़ी इस समय क्या हो जाएगा? एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के देखिएगा, सुनिएगा, स्टोरी को समझिएगा। सो एकदम ध्यान से फुल कंसंट्रेशन चाहिए मेरे बच्चे का मेरे को यहाँ पे। ओके ओके। सो यहां पे हम लोग कहते हैं कि ये जो है, ये बॉक्स जो है यहाँ पे,
ये है एनुअल जनरल मीटिंग, करेक्ट है ना। सो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर अपना कौन सा है बेटा, 140 सबसेक्शन 4। सो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। तो एकदम ध्यान से मन लगा के सुनिएगा, यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग के पहले क्या होगा, यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग के पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे क्या, एक स्पेशल नोटिस। हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे, एक बनाएंगे यहाँ पे स्पेशल नोटिस। ये स्पेशल नोटिस जो है, ध्यान से सुनिएगा मेरा बच्चा, ये जो स्पेशल नोटिस है ये हम लोग देंगे किसे, ये हम लोग देंगे रिटायरिंग ऑडिटर को। ये हम लोग देंगे किसे, रिटायरिंग ऑडिटर को। ये रिटायरिंग ऑडिटर क्या करेगा, ये नोटिस मिलने के बाद ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, करेक्ट है ना, ये ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। और ये एकदम ऐसा बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, मतलब क्या करेगा, ये रोएगा, बराबर के नहीं, ये रोएगा, अच्छा खासा रोएगा, ठीक है, रुलाते हैं इसको। ये रोने के बाद वो सोएगा, सोने के बाद, ये एग्जाम में मत लिख के आना हाँ ये बस बता रहा हूं आपको ऐसे। सो ये इसके बाद, ये सोने के बाद क्या करेगा, ये उठ जाएगा, उठ जाएगा और चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होने के बाद क्या करेगा, ये दे देगा एक क्या, रिप्रेजेंटेशन। ये क्या देगा, रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम में गलती मत कर बैठना कि आप इसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ना लिख के आना, करेक्ट है ना। सो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के दे देगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी circulated, this will be circulated along with, this will be circulated along with notices to annual general meeting, along with notices to annual general meeting। सही बात है एकदम। so यहाँ पे इट विल बी सर्कुलेटेड अलॉन्ग विद द नोटिस टू एनुअल जनरल मीटिंग, परफेक्ट है एकदम, यस। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपनी में फेल, कंपनी में फेल। क्यों फेल हो सकती है कंपनी, नंबर वन बिकॉज इट इज रिसीव टू लेट, बराबर के नहीं, या तो इट इज व्हाट कंपनीज डिफॉल्ट, या तो क्या हो सकता है, इट इज व्हाट कंपनीज डिफॉल्ट। सो एक तो क्या हो सकता है, इट इज रिसीव्ड टू लेट, ऑडिटर साहब ने लेट कर दिया, या तो कंपनी का डिफॉल्ट है। तो उस घड़ी उस समय डरने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सो इस केस में क्या कर सकता है यहाँ पे, he can do what, बताइए मुझे, he can do what। so in that case he can still he can do what, read this representation, read it इन एनुअल जनरल मीटिंग, एंड फिर उस मीटिंग में मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि उसको क्या करना है, निकालना है या नहीं निकालना है। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इस सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 1 में। एक प्रोसीजर दिया गया है, एक प्रोसीजर दिया गया है कि जिसके बेसिस पे आप ये रिटायरिंग ऑडिटर को आप निकाल सकते हो करके, बराबर के नहीं, आप ये रिटायरिंग ऑडिटर को निकाल सकते हो, करेक्ट है ना, एजीएम के अंदर उसका ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। सो यहां पे क्या करना है अपने को, बेसिक थीम समझिएगा, एकदम ही सिंपल सी बात है। एनुअल जनरल मीटिंग, ध्यान से सुनिएगा, एनुअल जनरल मीटिंग, एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा। एनुअल जनरल मीटिंग के पहले अगर कोई स्पेशल निकालना है ऑडिटर को, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में निकालना है अगर ऑडिटर को, तो उसके पहले स्पेशल नोटिस दिया जाएगा ऑडिटर को। ऑडिटर को अधिकार दिया गया है कि ही कैन मेक व्हाट, रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन इट, एंड दैट रिप्रेजेंटेशन विल बी सर्कुलेटेड अलोंग विद द नोटिस टू एनुअल जनरल मीटिंग। अगर ऑडिटर फेल हो जाता है तो उस घड़ी उस समय क्या, मतलब अगर कंपनी फेल हो जाती है वो रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट करने के लिए, तो उस घड़ी उस समय क्या हो जाएगा, ऑडिटर स्टिल हैज गॉट राइट टू रीड इट इन द एनुअल जनरल मीटिंग, परफेक्ट है एकदम, यस। और इसके बाद जब ये यहाँ पे रीड कर रहा है, अपना दोस्त यहाँ पे रीड करता है, और अगर कोई बंदा उसको लगता है, मतलब अगर ये जब रीड नहीं, जब यहाँ पे ये सर्कुलेट किया गया है, और सर्कुलेट करने के बाद इसको रीड करने के बाद अगर किसी को लगता है कि यार ये ऑडिटर ने ना कंपनी को बहुत बदनाम किया है, उसने अपनी नीडलेस पब्लिसिटी वो सीख कर रहा है, तो उस घड़ी उस समय ही कैन रिक्वेस्ट दैट सच रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट बी कंडक्टेड। आई बात समझ में आपको, यस, परफेक्ट है एकदम, सही जा रहे हैं अपन। So this is what is section number 140 subsection 1 and 140 subsection 4। ये दोनों पार्ट अपने खत्म हो गए। सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स मेरा बच्चा अपन ने एकदम अच्छे से पढ़ ही लिया था। सीलिंग ऑन टैक्स ऑडिट आपको मालूम है, सीलिंग ऑन टैक्स ऑडिट कितना है, 60 नंबर्स का है, परफेक्ट है एकदम। और टैक्स ऑडिट अपना होता है कौन सा सेक्शन के अंदर, सेक्शन 44A-B, परफेक्ट है एकदम, यस। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, अब एकदम आराम से मन लगा के ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि अब मैं आपको बहुत सारी थ्योरी पढ़ाऊंगा। अब ये जो है, देखिए भाई, ये जो है ये पूरा पूरा टेक्निकल चीजें है। अरे बाप रे सर, आपने तो बहुत पढ़ा दिया आज तो, मजाक मजाक में। सो ये बातें अभी तक अपन ने डिस्कस करी थी, वाह यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मजा आ गया ये तो, सुपर। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड टिल नाउ, एकदम ही जोरदार, बराबर। रेगुलर क्लास में भैया इसको पढ़ाने के लिए लगते हैं कितने दिन, 10 दिन, तुमने कर लिए उसको खत्म इन 70 मिनट्स। अमेजिंग टैलेंट यू हैव, ओके। सो अब हम लोग बात करेंगे कुछ थ्योरी की, ठीक है ना।
सो अब हम लोग थ्योरी की बात करेंगे कुछ। चलो शुरू करते हैं क्या? शुरू करते हैं क्या? यस, ओके। सो अब यहां से हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अबाउट व्हाट पावर्स की। सबसे अभी एकदम आपको है ना मन लगा के ध्यान से सुनना है, मैं बोल रहा हूं आपको एकदम भारी प्रवचन को सुनना है। अभी इतना ज्ञान देगा ना मैं आपको, मतलब आपका दिमाग जो है ना भैया फुल ब्लास्ट हो जाएगा। बोले सर कितना बोल रहे हो, पहले ही बोल रहे हो और बोल रहे हो, मान ही नहीं रहे हो, बस अब नहीं मानूंगा मैं, बराबर कि नहीं? तो एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनिएगा बॉस। चलिए, सो अब अपन बात कर रहे हैं पावर्स की। पावर्स मतलब ये अपन बात कर रहे हैं राइट्स की। सो अब अपन बच्चा बात कर रहे हैं पावर्स एंड राइट्स ऑफ द ऑडिटर। पावर्स एंड राइट्स ऑफ द ऑडिटर, सो व्हाट आर द पावर्स एंड राइट्स ऑफ द ऑडिटर? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ध्यान में रखिएगा, ऑडिटर कैन एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बराबर ध्यान से सुनना। ऑडिटर कैन एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, एकदम आराम से ध्यान देखना। तो ही कैन एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल टाइम्स। ऑडिटर कैन एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल टाइम्स, सही है ना एकदम? दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, ऑडिटर कब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके एक्सेस कर सकता है? तो भैया वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखे हुए उनको वो एक्सेस कर सकता है। आई बात समझ में आपको? यस। वो कंपनी के सिर्फ हेड ऑफिस नहीं, वो कंपनी के ब्रांचेस के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है। और अगर जरूरत पड़ी, अगर वो होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है, ऑडिटर कौन है? होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है, तो वो सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है इन रिलेशन टू कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई बात समझ में आपको? एकदम सिंपल सी बात है। रिवाइज कर रहे हैं फटाफट थ्योरी को, एकदम मन लगा के ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है यहाँ पे? राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटर कैन एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल टाइम। ही कैन एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स kept at the registered office. He can also access the books of accounts kept at the branches. The holding company's auditor can access the books of accounts of the subsidiary auditors as well as subsidiary company as well as the associate company, subject to it relates to what consolidation of financial statements. Okay, okay. सेकंड अपन बात करते हैं अभी किसके बारे में? राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। समझने की कोशिश करिएगा, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, पहले तो आप इन दो वर्ड्स का मतलब समझ लीजिएगा। बच्चों को इसका मतलब ही नहीं मालूम, इसका कॉन्सेप्ट जो है ना इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, यही नहीं मालूम। बताइए किन किन बच्चों को लगता है कि इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों सेम है? बताइए किसको किसको लगता है, यहाँ पे मुझे बता दीजिए कि इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दोनों जो टर्म्स है, सर ये दोनों टर्म्स एकदम सेम है, एकदम कोई सर सिनोनिम्स है एक दूसरे के, या तो सर आगे पीछे है, बाकी ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। बताओ किसको किसको लगता है सेम है, अलग अलग है? इंफॉर्मेशन क्या है? जो अभी रेगुलर क्लास में जिन्होंने पढ़ा है उनको तो मालूम ही है, बट जो मुझसे नहीं पढ़े हैं जरा वो बता दीजिए, आपको मालूम है क्या? देखो देखो, रजनी जी बोल रही है सेम है। वेरी गुड। सो अब ध्यान से सुनना, एकदम आराम से मन लगा के, क्या क्या कहता है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन में क्या डिफरेंस है, एकदम आराम से मन लगा के फुल कंसंट्रेट करना। इंफॉर्मेशन मतलब हम लोग को कोई पहले वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, एंड व्हेन वी गेट दैट नॉलेज दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंफॉर्मेशन। आई बात समझ में आपको? इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपको उसके बारे में पहले कुछ आइडिया ही नहीं है, आप उसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हो, और जब वो आपको मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। कि आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ उसे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। बट इंफॉर्मेशन आपने प्राप्त करने के बाद अगर आपको कुछ उसमें मिसमैच लगता है, आपको उसमें कुछ डाउट आता है, तो आप उसके बाद उनसे और जो क्या करते हैं, उससे आप क्लैरिटी मांगते हो, तो उस क्लैरिटी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्लेनेशन। आई बात समझ में आपको? So remember, auditor is going to seek over here information as well as explanation. तो वो information explanation सबसे मांग सकता है, कंपनी के ऑफिसर्स से मांग सकता है। आई बात समझ में आपको? सो ये उसकी ड्यूटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और ये डिसाइड कौन करेगा कि मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे कौन सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? तो मेरा बच्चा बात समझ, ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये डिसाइड ऑडिटर खुद करेगा, बराबर कि नहीं? उसको कोई रोक नहीं सकता है। और अगर उसे ये इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, आई बात समझ में आपको? अगर उसको ये इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हो, तो ये वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलने का रिपोर्ट दे देगा किसको? मेंबर्स को। ये उससे किसको रिपोर्ट कर देगा? ही विल रिपोर्ट इट टू द मेंबर्स। क्लियर है एकदम बात? ही विल रिपोर्ट इट टू द मेंबर्स। परफेक्ट है, सही जा रहे हैं अपन एकदम। और वो वहां पे कौन सा ओपिनियन दे देगा? यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन अपने इंफॉर्मेशन के लिखते हैं, एक तो वो ओपिनियन कौन सा दे देगा, एक तो वो ओपिनियन क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा, या तो वो ओपिनियन दे देगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ओके, परफेक्ट है। उसके बाद अपन बात करते हैं राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग। राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग, तो फटाफट एकदम मन लगा के ध्यान से सुनिएगा।
जब अपन बात करते हैं राइट टू रिसीव नोटिसेस एंड टू अटेंड व्हाट जनरल मीटिंग, सो मैं यहां पे बोल रहा हूं ऑडिटर कैन अटेंड ओनली जनरल मीटिंग, ही कैन नॉट अटेंड बोर्ड मीटिंग, ही कैन अटेंड एनी जनरल मीटिंग, चाहे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, एनुअल जनरल मीटिंग हो, वो कोई भी जनरल मीटिंग हो, वो जनरल मीटिंग है तो ऑडिटर अटेंड कर सकता है। आई बात समझ में आपको? सो अब वो अटेंड कर सकता है और उसको अटेंड करने के लिए नोटिस भी उसको मिलनी जरूरी है। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि वो ऑडिटर मीटिंग में भले ही अटेंड कर सकता है बट वो किसी भी मैटर के ऊपर बोल नहीं सकता है अनलेस एंड अनटिल इट कंसर्न्स हिम एज व्हाट द ऑडिटर, ही कैन नॉट स्पीक ऑन एनी मैटर अनलेस एंड अनटिल इट कंसर्न्स हिम एज ऑडिटर। सर क्या उसका मीटिंग में जाना कंपलसरी है क्या? यस, ये उसका ड्यूटी है क्या? यस सर। ये पावर भी है क्या? यस सर। तो वो एग्जेम्पशन कब मिलेगा उसको? जब उसका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वहां पे जाएगा, उस घड़ी उस समय वो क्या कर सकता है? ही कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एनुअल जनरल मीटिंग। इट इज द राइट एज वेल एज इज ड्यूटी। करेक्ट है एकदम फटाफट। अभी मेरा मेरा बच्चा बोलेगा यहां पे मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? चलो बताइए, मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? मेमोरी टेक्निक बताओ। चलो फटाफट, क्लास की बातें कुछ याद आती है क्या? बताओ, मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? चलो बेटा बोलो फटाफट, मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? अरे सुनाई नहीं आ रहा है मुझे आपका जवाब। सो मेंबर्स को रिपोर्ट करेंगे अपन कैसे? हाँ एकदम सही, मेंबर्स को रिपोर्ट करेंगे फास्ट। फास्ट मतलब कैसे? हम लोग रिपोर्ट करेंगे उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, हम लोग रिपोर्ट करेंगे उसको ऑन अकाउंट्स पे, हम लोग रिपोर्ट करेंगे उसको स्टैंडर्ड्स पे, और हम लोग रिपोर्ट करेंगे कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है या नहीं। सो यहां पे ये अपना बन जाता है सिंपल सा मेमोरी टेक्निक। मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? एकदम फास्ट। मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? फास्ट। सही बात है एकदम, यस सर। उसके बाद राइट टू लीन। राइट टू लीन वैसे तो अभी ये पावर है नहीं बट अपने मॉड्यूल में है तो इसके लिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। राइट टू लीन मतलब क्या कहता है कि अगर आपने किसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर आपने काम किया है, आपने अगर किसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे आपने काम किया है, काम करने के बाद आपको उसका पैसा नहीं मिला है, बराबर के नहीं, तो उस घड़ी उस समय आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है, आप उसको रिटेन कर सकते हो, सब्जेक्ट टू वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको लीगली मिलने चाहिए। करेक्ट है ना? आपने वो चोरी नहीं करनी चाहिए और उस पर आपने काम करना चाहिए और उस काम के आपको पैसे नहीं मिले हैं। आई बात समझ में आपको? दैट इज व्हाट इज राइट टू लीन। परफेक्ट है। ये बाकी एनुअल जनरल मीटिंग सीएनडीजी ये तो अपन ने पढ़ लिया है। परफेक्ट है एकदम, यस सर। अब अपन बात करते हैं ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। अब अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में? ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर की। सो ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर की जब अपन बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट हम लोग कहते हैं ए फॉर, ये सारे सारे पॉइंट्स अपन ने देख लिए। ए फॉर एडवांसेस, बी फॉर, चलो बोलो फटाफट, बी फॉर बुक एंट्री, सी फॉर कंपनी, डी फॉर डिपॉजिट्स, ई फॉर एक्सपेंसेस, एफ फॉर कैश। वेरी गुड। सो चलिए बताइए कौन से पॉइंट्स है? ए फॉर advances, B for book entries, C for company, D for deposits, E for expenses, F for cash। तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ड्यूटी में क्या कहता है? यहाँ पे ड्यूटी टू इंक्वायर इन सर्टन मैटर्स में क्या कहता है? ड्यूटी टू इंक्वायर इन सर्टन मैटर्स में एकदम आराम से मन लगा के पढ़ना, ध्यान से सुनिएगा, एकदम मस्त बॉडी के अंदर जाना चाहिए। अगर किसी कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, किसी को कंपनी ने अगर लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं कंपनी को, करेक्ट है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, तो अपने को चेक करना है कि वो जो सिक्योरिटी है वो बराबर अप्रोप्रिएट एप्ट है या नहीं है, और दूसरे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कंपनी के फेवर में होने चाहिए, कंपनी के हित में होने चाहिए, कंपनी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। एकदम सही बात है एकदम, यस। सो वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी, क्या चेक करना है कि वो जो सिक्योरिटी है इट शुड बी व्हाट प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, एंड जो भी टर्म्स है इट शुड बी व्हाट नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। प्रीजुडिशियल मतलब क्या? कि वो कंपनी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, वो कंपनी के फेवर में होना चाहिए। सेकंड अपन बात करते हैं ट्रांजैक्शंस बाय मियर बुक एंट्रीज। क्या कहते हैं? मियर बुक एंट्री मतलब ऑल द फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस, ऑल द फेक ट्रांजैक्शंस। आई बात समझ में आपको? उसे मियर बुक एंट्रीज कहते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी ट्रांजैक्शन सिर्फ अगर वो मियर बुक एंट्री के बेसिस पे करा गया है तो उस घड़ी उस समय क्या हो जाएगा? इट विल अफेक्ट द कंपनी बैडली। उसके बाद क्या कहते हैं? अ कंपनी, यहां पे ये किसको एप्लीकेबल नहीं है? नॉट बीइंग द इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी। इन कंपनीज को छोड़ के अगर कोई भी कंपनी की एसेट्स इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जो भी अपने एसेट्स, मतलब अपन कौन सी बात करेंगे यहाँ पे? फाइनेंशियल एसेट्स की बात करेंगे। यहाँ पे जो एसेट्स लिखा हुआ है ना, तो ये एसेट कौन सा है अपना? ये अपना एसेट कौन सा? ये अपनी एसेट है, कौन सी? फाइनेंशियल एसेट है। अगर कोई भी कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल एसेट उसको बिलो द प्राइस एट विच इट वाज परचेस्ड, मतलब आपने खरीदी भाव से उसको कम में बेचा है, तो अपने को उसको रिपोर्ट करने का है। आई बात समझ में? अपने को उसको रिपोर्ट करने का है। कंपनी इसको कम दाम में बेच नहीं सकती ऐसा नहीं कहता है, बस अगर बेचा है तो हम लोग को उसको रिपोर्ट करना है। सर ये इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी को क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि ये उनका रोज का काम है भैया, तो वो खरीद फिरोख्त करते रहते हैं,
है शेयर्स और डिबेंचर्स में, तो इसके लिए वो कंपनी का, इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर जो है वो उनको रिपोर्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में आपको? यस सर। उसके बाद अपन बात करते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। ऑब्वियसली उसको डिपॉजिट्स के तौर पे नहीं दिखा सकते, उसको अलग से क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। पर्सनल एक्सपेंसेस अगर आपने बुक किए हैं रेवेन्यू अकाउंट को, तो ऑब्वियस सी बात है आपने वो रिपोर्ट करनी है। और अगर आपने शेयर्स इशू करे हैं, शेयर्स आपने अगर कंपनी के इशू करे हैं फॉर कैश, तो अपने को चेक करना है कि क्या आपको वाकई में वो कैश एक्चुअली रिसीव हुई है या नहीं। सिंपल सी बात है एकदम। सो ये ऑडिटर के ऊपर बकायदा ड्यूटीज लगाई गई है कि ऑडिटर को इन बातों के ऊपर इंक्वायरी करना है। सिंपल सी बात है एकदम। यस सर। यहां पे आप समझने की कोशिश करिएगा। अपना यहां पे एक बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है कि रिपोर्ट कब करना है। रिपोर्ट करना है जब तब आपको कोई स्पेशल कमेंट करना हो तब। आई बात समझ में आपको? ओनली यू हैव टू रिपोर्ट व्हेन देयर इज अ स्पेशल कमेंट। अगर कोई पार्ट सेटिस्फाइड है ना, तो आपको कोई रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। डन डन। ऑडिटर क्या करेगा भैया, ये तो अपने को मालूम है ड्यूटी क्या है। ऑडिटर ही साइन करेगा वो, और वो खुद ही साइन करेगा। जो ऑडिटर अपॉइंटेड है वो या उसका पार्टनर साइन कर सकता है, बाकी कोई और साइन नहीं कर सकता है। ऑडिट करते समय आपने क्या करना है, ऑडिट को कंप्लाई, ऑडिट करते समय आपने ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कंप्लाई करना है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट। वो कौन सा है? सेक्शन नंबर 143(3). ये हम लोग बहुत से ऑडिट रिपोर्ट्स में देखते भी है कि बकायदा इसके ऊपर लिस्ट अपन ने देखते हैं, क्योंकि ये ड्यूटी है, इन बातों के ऊपर अपने को रिपोर्ट करना है ही। करेक्ट है ना? सो ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट अपने को क्या कहता है कि भैया ऑडिटर, क्या आपने इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, क्या आपने इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन आपने लिया है या नहीं। ध्यान से सुनना। स्पेशल कमेंट क्या है मेरा बच्चा? स्पेशल कमेंट मतलब तुम समझो कि अगर कोई पार्ट सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल कमेंट। ओके। हाँ। सो अब अपन बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3, ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट। तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट अपने को रिपोर्ट करना है कि ऑडिटर साहब जब आप ऑडिट कर रहे थे, तो जो आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो मिलना चाहिए था, क्या वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन आपको मिला है या नहीं, वो हमको रिपोर्ट करना है सेक्शन नंबर 143(3) के फर्स्ट पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आपको जो चाहिए था इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, वो आपको मिला है या नहीं। सेकेंड पॉइंट अपने को रिपोर्ट करना है कि क्या कंपनी ने लॉ के मुताबिक जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने चाहिए थे, क्या वो लॉ के मुताबिक उन्होंने वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसके हिसाब से वो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं या नहीं। आई बात समझ में आपको? यस सर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहते हैं कि अगर आपकी ब्रांच ऑफिस है, तो ऑब्वियसली ब्रांच ऑफिस है तो आपने ब्रांच ऑडिटर लगाया होगा, कंपलसरी नहीं है। बट अगर आपके ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स का ऑडिट कोई और कर रहा है आपके अलावा, तो क्या उस व्यक्ति ने आपको रिपोर्ट भेजा है क्या? और अगर भेजा है, आपको वो सेंड किया है, तो आपने उस रिपोर्ट को किस तरीके से डील किया है। एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आपको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिली या नहीं मिली, वो आपने चेक करना है। सेकंड हम लोग बात करते हैं कि लॉ के हिसाब से जो आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए थे, क्या वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन किए या नहीं किए। थर्ड, अगर आपके ब्रांच का कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है, तो क्या उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपको रिपोर्ट दिया या नहीं दिया, और अगर दिया तो आपने उसको कैसे डील किया। थर्ड अपन बात करते हैं किसके बारे में, फोर्थ अपन किसके बारे में बात करते हैं कि आपके बैलेंस शीट एंड P&L वो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स के हिसाब से, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न के हिसाब से अग्री करते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मैच होने चाहिए। वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने क्या करना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना चाहिए। यहां तक अपने 5 पॉइंट एकदम क्लियर है। वाटर ब्रेक नहीं नहीं यार, मैं ब्रेक लूंगा ना ठंडा पड़ जाऊंगा एकदम, फिर पानी पीऊंगा भूख भड़केगी, फिर वो एकदम गड़बड़ा जाएगा वो माहौल। करेक्ट है ना? तो बस रॉक करना है। अभी बचा ही कितना चैप्टर है भैया, आधे से ज्यादा तो चैप्टर खत्म हो गया है। बराबर। तो कहाँ ब्रेक लेते हो यार, रॉक करते, थोड़ा तो बचा है अपना, है ना। दिल को बहुत खुशी हुई, मेरा बच्चा सोच रहा है मेरे बारे में कि सर पानी पी लो, लव यू गाइस, है ना। बट कोई नहीं यार, रॉक करेंगे एकदम मन लगा के। ठीक है। लव यू गाइस, लव यू यार, इतनी खुशी। चलो बस खत्म होने ही आ गया है यहाँ पे अपना। फ्रॉड का मामला तो निपट जाएगा, वो तो बहुत आसान है। जॉइंट ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, ये तो पढ़ाना है नहीं। कॉस्ट ऑडिट का तो पूरा पूरा लेक्चर है। करेक्ट है ना। फिर बचता है क्या, फाइनल वालों का डिविडेंड बचता है।
और इंटर वालों का तो चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इतना पार्ट पढ़ेंगे और फिर वी आर डन फॉर द डे, बराबर। डिविडेंड वाला पार्ट कल पढ़ेंगे। तो यहां पे अपना जो फाइनल और इंटर का जो कॉमन पार्ट है, वो फाइनल और इंटर वाला कॉमन पार्ट अपना निपट जाएगा ना फिर। सही बात है ना। फिर उसके बाद कल से अपना अपना रूटीन लग जाएगा अपना, इंटर वालों का इंटर वालों के साथ और इनका इनके साथ। ठीक है ना। कारो ये भाई एप्लीकेबिलिटी वाला जो है लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, और कारो 2016 ही एप्लीकेबल होगा आपको, क्योंकि अभी तक इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर कहीं कुछ बोला नहीं है, क्योंकि ये कोरोना वायरस के वजह से कारो 2020 का एप्लीकेबिलिटी डिफर कर दिया गया है। आई बात समझ में आपको। बाकी कौन सा चैप्टर कब पढ़ाऊंगा कैसे पढ़ाऊंगा उसका डिटेल अपन देंगे। अपना ये पढ़ने का रिदम अपन ब्रेक नहीं करते हैं। सो मेरा प्यारा बच्चा, शुरू करो, आगे बढ़ू मैं, बोलना। बचा कुछ नहीं है रे, बस अभी थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं है। शैल वी स्टार्ट गाइस। दोस्तों, जय कुमार, मैंने पढ़ लिया है बेटा तेरा मैसेज, और मैंने यही कहा कि बाकी जो चैप्टर्स होंगे वो किस हिसाब से करने हैं वो मैं कराऊंगा। तो बेटा जय कुमार, मेरे को आपका मैसेज मिल चुका है, ठीक है। लेट्स रोल यो। चलो, सो यहां पे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। हम बात कर रहे हैं 143 सबसेक्शन 3। फिर से बता देता हूं क्या क्या पढ़ा अपन ने इसमें, कि हम बात कर रहे हैं यहां पे कि फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि आपको इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिली क्या नहीं मिली। सेकंड अपन बात करते हैं लॉ के हिसाब से जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपने मेंटेन करना था वो आपने मेंटेन किया या नहीं किया, वो सेकंड। थर्ड, अगर ब्रांच ऑडिटर है तो ब्रांच ऑडिटर ने आपको रिपोर्ट दिया दिया तो आपने उसको किस हिसाब से डील किया, आपने उसको कैसे कंसीडर किया उसको, क्या आपके बैलेंस शीट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच करते हैं या नहीं। अगर मैच करते हैं तो आगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए या नहीं बनाए। ये फर्स्ट 5 पॉइंट्स थे। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ऑडिटर साहब, इज देयर एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। सो मेरा बच्चा, एफ से यहां पे ध्यान में रखना, एफ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस है क्या, आपके कुछ कमेंट्स है क्या, क्या करना है अपने को, आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस है क्या ऑडिटर साहब, आपके कुछ कमेंट्स है क्या, ऐसे कोई इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस के बारे में, कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में कि जिसके ऊपर उसका कंपनी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हुआ है, बराबर कि नहीं। एडवर्स इफेक्ट मतलब हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, एडवर्स इफेक्ट मतलब हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव इफेक्ट, बराबर कि नहीं, ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी मतलब कोई ऐसी घटना जो कंपनी के गोइंग कंसर्न को ही अफेक्ट कर दे। भाई ऐसी कोई घटना घटी है क्या, बराबर है कि नहीं। तो वो अपने को उसके ऊपर अपने को कमेंट्स देने हैं। मतलब आपका जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो मैच्योर हो रहा है, बट उसके पास आप उसके लिए आपके पास अभी रीपे करने के लिए फंड्स अवेलेबल नहीं है आपके पास, आपका कैश फ्लो नेगेटिव में जा रहा है। तो ऐसे कुछ इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल मैटर्स आपको अगर दिखते हैं जिसका कंपनी के फंक्शनिंग के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, तो प्लीज ऑडिटर साहब आप उसके ऊपर आपके ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स आप जरूर दे दीजिएगा। जी वाले में हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, डायरेक्टर जी। जी वाले में हम लोग किसकी बात करते हैं, डायरेक्टर जी। एग्जाम में इज्जत मत देना इतनी, डायरेक्टर जी मत लिख के आइए, बस अपन याद करने के लिए बोल रहे हैं कि डायरेक्टर जी की जब अपन बात कर रहे हैं, बराबर कि नहीं, डायरेक्टर जी की अपन बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि वेदर ही इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 2। आई बात समझ में आपको, यस, कि वो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है या नहीं। उसके बाद एच वाले पॉइंट में क्या कहता है कि ऑडिटर को कुछ क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन ऑन मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। अब तुम समझो यहां पे अकाउंट्स लॉ के हिसाब से मेंटेन करे गए हैं या नहीं करे गए हैं, ये बी पॉइंट में लिखना है बस, कि लॉ के हिसाब से मेंटेन करे गए हैं या नहीं, ये आपको बस बी पॉइंट में लिखना है। बट यहां पे एच पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड आपको कोई एडवर्स रिमार्क आपको देना है क्या, तो वो आप वहां पे लिख लीजिएगा। आई बात समझ में आपको, यस, वो एच वाला पॉइंट है। आई वाला पॉइंट बात करता है इंटरनल कंट्रोल्स नहीं, बट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। किसकी बात करता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। द कंट्रोल्स विच आर relevant for financial reporting are called as what, internal financial controls। तो हम लोग को जनरल कंट्रोल्स की बात नहीं करनी है, हम लोग को कौन से कंट्रोल्स की बात करनी है, वी आर फोकस्ड अपॉन ओनली दोज कंट्रोल्स माय डियर फ्रेंड्स, वी आर कंसर्न्ड विथ ओनली दोज कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आई बात समझ में। तो वो फाइनेंशियल कंट्रोल्स वो वहां पे है क्या, और वो सिर्फ है नहीं तो क्या वो कंट्रोल्स चलते भी है क्या, ये अपने को रिपोर्ट करना है। सो अपने को क्या कमेंट करना है कि वेदर कंट्रोल्स आर इन प्लेस, करेक्ट है ना। इंटरनल कंट्रोल मत लिख के आना भैया,
ये आपको ध्यान में रखना है कि इट इज व्हाट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। ओके ओके, सो यहां पे आप ध्यान में रखिएगा एकदम मन लगा के कि अपन बात कर रहे हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अपने को उसमें देखना है कि वो कंट्रोल्स है क्या, और वो अगर कंट्रोल्स है तो क्या वो कंट्रोल्स चलते भी है क्या। परफेक्ट है एकदम, यस। बट फिर इन इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में रिपोर्टिंग करने के लिए ये एक उसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज को एग्जेम्पशन दिया गया है। वो प्राइवेट कंपनीज छोटी छोटी है, कौन सी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, और ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड ये हाल ही में अमेंड हुआ है, पहले क्योंकि और था तो अब उसको चेंज करके कर दिया गया है एंड एन एग्रीगेट बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेस देन 25 करोड़। सो जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है या जिसका बोरोइंग 25 करोड़ से कम है, दोनों बराबर की नहीं, एंड दोनों दोनों कम है, तो वो एग्जेम्पशन है। दोनों में से एक भी ऊपर गया तो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बेटा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर आपको ये नॉट एप्लीकेबल, आपको किसको है ये, टू सर्टन प्राइवेट कंपनीज, टू व्हाट, सर्टन प्राइवेट कंपनीज। आई बात समझ में? वो प्राइवेट कंपनीज कौन सी है, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, एंड दोज कंपनीज हुज टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़ एंड बोरोइंग्स लेस देन 25 करोड़। बराबर के नहीं? बट ये कंपनीज फिर से इंक्लूड हो जाएंगे सेम इफ दे डू नॉट कंप्लाई विद सेक्शन नंबर 137 एंड सेक्शन नंबर 92। आई बात समझ में? दैट इज व्हाट इज। एंड लास्ट में एनी अदर मैटर जिसमें पेंडिंग लिटिगेशन है क्या, फोर्सिएबल लॉसेस के लिए आपने प्रोविजन करके रखी है क्या, और डिले हुआ है क्या इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के लिए। बेसिक पॉइंट है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बराबर। और ये स्पेसिफाइड बैंक नोट्स ये कट मत करना, बट ये डीमोनेटाइजेशन के समय पे रिपोर्ट करना था, अब तो ये खैर वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है ये वाला पॉइंट। ओके ओके ओके। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड्स, रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड्स, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स, ये अपना ऑलरेडी पढ़ के हो चुका है। इंटर वालों ये अपना ऑलरेडी पढ़ के हो चुका है, करेक्ट है ना। फाइनल वालों एक सेकेंड ध्यान से सुन लो, एकदम आराम से मन लगा के, फटाफट इसको अपन क्लियर कर देते हैं। फिर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ओके, सो 143 सबसेक्शन 12 की बात हो रही है यहां पे, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स की। सो ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड में सबसे पहले आप पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। यहां पे हम लोग बात करते हैं द ड्यूटी इज टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, इट इज नॉट ऑन व्हाट, एरर। बेटा ध्यान में रखना, ये जो ड्यूटी है ये किसको रिपोर्ट करने की है, ये रिपोर्ट फ्रॉड को रिपोर्ट करने की है, एरर को रिपोर्ट करने की नहीं है। ये रिपोर्टिंग कौन सा करेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये जिम्मेदारी स्टैट्यूटरी ऑडिटर के ऊपर है, ये टैक्स ऑडिटर के ऊपर नहीं है। अमाउंट में एक्चुअल अमाउंट या एक्सपेक्टेड अमाउंट चलेगा, अमाउंट में एक्चुअल अमाउंट या एक्सपेक्टेड अमाउंट चलेगा, बट फ्रॉड एक्चुअल होना बहुत जरूरी है। अमाउंट में एक्सपेक्टेशन चलेगा, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड, बट फ्रॉड, एक्चुअल फ्रॉड होना बहुत जरूरी है। उसमें क्या लिखा हुआ है, बीइंग और हैज बीन कमिटेड। एक्सपेक्टेड फ्रॉड्स के बारे में हम लोग कुछ भी चर्चा नहीं करते हैं। आई बात समझ में आपको? यस। उसके बाद ध्यान में रखना, द ड्यूटी इज टू रिपोर्ट, ड्यूटी कौन सी है, ड्यूटी इज टू रिपोर्ट एंड नॉट टू डिटेक्ट। डिटेक्ट करने की ड्यूटी नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट करने की ड्यूटी, और वो रिपोर्ट किसको करेंगे अपन, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर कौन से फ्रॉड को रिपोर्ट करेंगे, जो भी फ्रॉड जो कंपनी के एम्प्लॉइज या कंपनी के ऑफिसर ने कंपनी पे किए हैं अगेंस्ट द कंपनी, उन्हीं फ्रॉड्स को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिपोर्ट करेंगे। आई बात समझ में आपको? आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो। यस, एकदम सही है, एकदम सही है। सो बेटा ये हो गया 143 सबसेक्शन 12। अब फिर उसके बाद रिपोर्ट कैसे करेंगे, तो इसको रिपोर्ट करने का जो तरीका है, इसको रिपोर्ट करने का जो तरीका है, इट इज गिवन अंडर व्हाट, रूल नंबर 13। इसको रिपोर्ट करने का जो तरीका है वो दिया गया है अंडर रूल नंबर व्हाट, 13। रूल 13 क्या कहता है कि जैसे ही ऑडिटर को नॉलेज मिलती है, ध्यान से देखना स्क्रीन पे, जैसे ही रूल 13 की बात करता हूं यहां पे, अभी सुनो। सो जैसे ही ऑडिटर को फ्रॉड के बारे में नॉलेज मिलती है, उसने इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 डेज ये रिपोर्ट करना है, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या ऑडिट कमिटी को उसने रिपोर्ट कर देना है। यहां तक बात पहुंची आप तक? यस।
फिर अपन ने यहां पे मेरा बच्चा एक, आप देखोगे कि अपन ने एक लाइन ड्रॉ करी है। वो लाइन का मतलब क्या है कि अगर वो फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है, बराबर के नहीं, तो बस अपना काम खत्म हो गया। इफ इट इज लेस देन 1 करोड़, ये जो काम आगे बढ़ता है इट इज ग्रेटर देन 1 करोड़ के लिए है। 1 करोड़ और अबाउ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना। सो यहां पे हम लोग उसको इंटीमेट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, पार्टी, उसका अमाउंट और उसका नेचर ऑफ फ्रॉड। तो क्या हुआ यहां पे, जैसे ही आपको नॉलेज मिलता है फ्रॉड का, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 डेज आपने वो बीओडी या एसी को इन्फॉर्म करना है, और वहां पे आपकी कहानी खत्म हो जाएगी अगर फ्रॉड की अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद हम लोग इनको इंटीमेट क्या क्या करेंगे, तो हम उसे इंटीमेट करेंगे पार्टी, अमाउंट और नेचर ऑफ फ्रॉड। बट अगर ये फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर है या 1 करोड़ का है, तो अपने को एक्सपेक्ट करना है उनका रिप्लाई विद इन 45 डेज। दो बातें होगी, एक तो आपको रिप्लाई का जवाब मिलेगा, मतलब आपको वो क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, मतलब आपको रिप्लाई मिलेगा, या तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। रिप्लाई मिले या ना मिले, रिप्लाई मिले तो आपने आपके ऑब्जर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द रिप्लाई। अगर आपको रिप्लाई मिला ना, तो जिस दिन आपको रिप्लाई मिला उस दिन से 15 दिनों के अंदर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। बट अगर आपको रिप्लाई नहीं मिला तो आपने रिपोर्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बट आपको कब करना है, विद इन 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज। आई बात समझ में आपको। बट आपको किसी भी हालत में आपको रिप्लाई करना है, आपको इंटीमेट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब किसको इंटीमेट करना है, सो आपको उसको इंटीमेट करना है, किसको, आपको इंटीमेट करना है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, कि उनका एक्नॉलेजमेंट आएगा करके, इन फॉर्म नंबर व्हाट, एडीटी 4, 4 फॉर फ्रॉड, 4 फॉर फ्रॉड, 4 फॉर फ्रॉड। सही बात एकदम, यस। अगर आप ये प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करोगे तो आपको मिनिमम जुर्माना लगेगा 1 लाख, मैक्सिमम लगेगा 25 लाख। मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 25 लाख। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज व्हाट इज सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 रेड विथ रूल नंबर 13। आई बात समझ में। दिस प्रोविजन इज mutatis mutandis, दिस प्रोविजन इज mutatis mutandis एप्लीकेबल टू कॉस्ट ऑडिटर एज वेल एज व्हाट द सेक्रेटेरियल ऑडिटर। करेक्ट है एकदम, यस। एनीवन एनी डिफिकल्टी, एनीवन एनी डिफिकल्टी, नो नो नो, सही है एकदम, परफेक्ट है। फिर ये हो गया जॉइंट ऑडिट, तो आपको मालूम है व्हेन 2 और मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द सेम, तो वो जॉइंट ऑडिट है। इसमें आपने एसए नंबर 299 आपने पढ़ना है। एसए नंबर कौन सा है बेटा, 299। ये 299 रिवाइज हो चुका है एसए, इसके लिए रिवाइज्ड एसए है। सो रिवाइज्ड एसए अपन ने, आपको मालूम होगा जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, और बहुत सारे बच्चे हैं भाई, उनको मालूम है कि अपने स्टैंडर्ड्स के पूरे पूरे लेक्चर्स यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो एसए 299 वो रिवाइज्ड एसए उस प्लेलिस्ट में लास्ट में आता है, उस प्लेलिस्ट में लास्ट में आता है एसए 299 रिवाइज्ड। तो वो अपने रिवाइज्ड पार्ट देखना है, करेक्ट है ना। तो पूरे पूरे एसए आपके वहां से निपट जाएंगे। ओके, पूरे स्टैंडर्ड्स एकदम, बहुत टाइम हो गया डाल के रखा हुआ है उसको। सो ये एसए 299 रिवाइज है। ब्रांच का तो आपको मालूम है एसए नंबर कौन सा आता है, एसए 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। ठीक है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट, ये आप इसका लेक्चर यूट्यूब पे देखना है, कॉस्ट ऑडिट बाय सीए हर्षद जाजू। बस उसमें आपने ये 35 करोड़ का इसमें ये आपने ऐड करना है। ये लेक्चर्स एकदम क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है ये। सो बस इसमें आपको ये 35 करोड़ वाला मामला आपने चेक करना है। करेक्ट है एकदम, यस। ओके, ओके, डन। सो यहां पे वी आर व्हाट, वी आर डन विद द इंटर वालों। कंपनी ऑडिट निपट गया आपका। फाइनल वालों फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका खत्म हो चुका है, और फाइनल वालों दूसरा जो पार्ट आपका जो बचता है वो बचता है कौन सा, वो डिविडेंड वाला पार्ट। करेक्ट है ना। सो डिविडेंड वाला भी अगले सेशन में हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेंगे उसको। करेक्ट है ना एकदम। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सो अब टुमारो इज व्हाट, 6 जून। 6 जून हम लोग लेते हैं सीए इंटर ऑडिट का रिवीजन। 7 जून हम लोग लेंगे सीए फाइनल का रिवीजन। ठीक है, बराबर। सीए फाइनल का वी विल हैव व्हाट, बेसिक चैप्टर्स। अपना शुरू होगा बेसिक चैप्टर्स का पार्ट 2।
पार्ट 1 अपना हो गया था। सो बेसिक चैप्टर्स का पार्ट 2 होगा। सीए इंटर ऑडिट में हम लोग सैंपलिंग इस चैप्टर को उठाएंगे, ठीक है ना। सैंपलिंग नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा, सैंपलिंग नहीं, चैप्टर नंबर 4 उठाऊंगा, ठीक है। तो ये अपना सीक्वेंस रहेगा। 8 जून हॉलीडे फॉर रिवीजन क्लास। भाई का बर्थडे, भाई छुट्टी मनाएगा उस दिन। शाम को घर पे मस्त खुद खाना बनाऊंगा और सेलिब्रेट करूंगा, होम कुक्ड फूड। ओके। टाइमिंग, अरे टाइम कैसे पूछते हो यार, टाइम अपना सेट है, सेट है 8:30 PM। सब कुछ काम वाम निपटा के, दिन भर पढ़ाई निपटा के भाई 8:30 को आ जाना है। सो दिस इज अ शेड्यूल विच वी हैव लाइंड अप, परफेक्ट। सो आई बिलीव आपको मजा आ गया होगा, करेक्ट है ना। यस। और बच्चा एट CA हर्षद ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो करो मेरे को, वहां पे जाके फॉलो करने का, मेरे को फॉलो क्यों करने का, क्योंकि जैसे कभी कभी कुछ दिक्कत आ जाती है क्या, कि बाबा आज रिवीजन क्लास नहीं हुआ अपना, बराबर के नहीं, कुछ मिस हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, तो मैं स्टोरी पे डाल दूंगा ना वहां पे, तो आप अपडेटेड रहोगे, आपको पता चलेगा कि भाई ओके लेक्चर होगा नहीं होगा, शेड्यूल में कुछ चेंजेस है क्या, लेट होने वाला है क्या, जल्दी होने वाला है क्या। तो ऐसे करके आप बस वो फॉलो करो जबरदस्ती, बट इंस्टाग्राम दिन भर यूज मत करो और वो दिन भर फीड चेक करते बैठोगे, यहाँ वहां के वेले पोस्ट देखते बैठोगे, ऐसा नहीं करने का। बस वो काम की बात है, उसके लिए उसको इंफॉर्मेशन इजीली कम्युनिकेट हो पाए इसके लिए। ओके, सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, एंड इफ यू गाइज हैव रियली एंजॉयड तो प्लीज हिट द लाइक बटन, बराबर के नहीं। जिन बच्चों ने अभी तक उसको लेक्चर, आपके दोस्तों ने अभी तक उसको नहीं देखा होगा, तो ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर भी उनके साथ शेयर कर देना, करेक्ट है ना। सो डू गुड, गुड विल कम टू यू, करेक्ट है ना। अच्छा करो, अच्छा होगा। सो दोस्तों के साथ शेयर भी करो इसको, और लाइक जरूर करना, तो मेरा और मोटिवेशन बढ़ेगा आप लोगों को और ऑसम ऑसम पढ़ाने का, करेक्ट है। चलो, लव यू गाइस, मस्त अपना अपना खाना खाओ, और कुछ और जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आप आज जो अपने हुए हैं उसको रिवाइज करना, मस्त देर देर रात तक पढ़िए, और एकदम मन लगा के पढ़िएगा आराम से, क्योंकि ये टाइम है आपके पास, आप एकदम रॉक करोगे, एकदम बेस्ट टाइम यूटिलाइज करो इसको, और कमिंग एग्जाम्स में फोड़ देना भाई, आग लगा देना है, करेक्ट है। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।